और एक ना तुम्हारे साथ इस साल से मैंने स्टार्ट किया है, जो हम लोग लेक्चर्स लेंगे वो सारे लाइव लेक्चर रिकॉर्ड होंगे। ठीक, तो आपके साथ वो मैं लेक्चर्स वगैरह शेयर भी कर दिया करूँगा कि आपका जो लेक्चर मिस हो उसके थ्रू हम लोग कर सकेंगे सारे टॉपिक्स। आजा आजा आ गया। इतनी पीछे नहीं बैठना, इधर आजा। तो चलो, वेलकम टू खन्ना केमिस्ट्री क्लासेस। आज से आपका प्रॉपर सिलेबस ना स्टार्ट करेंगे 11th क्लास का। याद है सबका, किसी के साथ मैंने मोल कंसेप्ट डिस्कस किया था, आपके साथ रिएक्शंस को याद करने के थोड़े से लॉजिक्स दिए थे। आज चैप्टर पूरा प्रॉपर स्टार्ट करेंगे, तो ऑल द बेस्ट। तुम्हारा मेरे साथ ना टाइम अच्छा जाए। मुझे अच्छी टर्म्स में याद रखो पूरा साल पढ़कर कि खन्ना सर से पढ़े थे, केमिस्ट्री हमारा अच्छा गया। तो पता क्या, हमारे जो चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है इसका हमारे पास नाम है सम बेसिक कंसेप्ट्स इन केमिस्ट्री। हमारा फर्स्ट चैप्टर ये था, सम बेसिक कंसेप्ट्स इन केमिस्ट्री। पता क्या, जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, ये जो बेसिक्स है ये हमारे 12th क्लास तक यूज में आएंगे। 12th क्या, आगे जितनी भी आप बड़ी पढ़ाई में जाओगे, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में गए, चाहे मेडिकल कॉलेज में गए, चाहे आप यूनिवर्सिटीज़ में गए, आपको ये चैप्टर के बेसिक्स तो चाहिए चाहिए। जैसे इसमें मोल कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट आता है, वो सारे कंसेप्ट हमें चाहिए चाहिए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ जी जय, आगे आना, इधर आ जाओ चाहे। हाँ जी जय, बढ़िया। चल, आपको कहता था ना आज से प्रॉपर सिलेबस स्टार्ट कर देंगे, तो दोनों आए हो और आते ही कोई वेलकम नहीं किया, कुछ नहीं कहा, सीधा आके बम्बार्ड कर दिया कि फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, सम बेसिक कंसेप्ट्स इन केमिस्ट्री। तो देखो जैसे नाम से ही आ रहा है कि ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। अगर आप पूछोगे ना 12th क्लास का, मैंने अभी 2 क्लासेस ली है, उनमें मैंने बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ सॉल्यूशंस ये सारे के सारे रिवाइज किए थे लास्ट लेक्चर में। दैट मीन्स इतना इंपॉर्टेंट हमारा ये चैप्टर है। इसमें ना आज जो सबसे पहला हमारा कंसेप्ट आएगा, दैट इज स्टडी ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सबसे पहला टॉपिक आएगा स्टडी ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। और ये ना अभी मैं, जब आप नहीं आए थे, गर्वित पहुंचा था, उससे बात कर रहा था। मेरी आदत है, हम लोग ना पूरा चैप्टर पहले ब्रीफ अप करते हैं कि चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। याद है 10th क्लास में कोई भी चैप्टर उठाओ ऑर्गेनिक का या फिर मेटल एंड नॉन मेटल्स में, क्या 25 या 30 पेजेस का तो चैप्टर होगा, है ना। तो अगर मैंने 25 पेजेस पढ़ने हैं बिना किसी लॉजिक के, मैं तो भूल जाऊंगा पहले पेज पे क्या पढ़ा, दूसरे पे क्या पढ़ा और थर्ड पे क्या पढ़ा है। पर जब हम लोग ना चैप्टर को ब्रीफ अप कर लेते हैं, ब्रीफ अप मीन्स इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हें थोड़ा सा ना चैप्टर को पढ़ने का रास्ता मिल जाएगा। ये तो इतनी मोटी बुक है प्रदीप की, अगर मैं बिना सोचे पेज पलटी जाऊँ कि ये टॉपिक है चलो पढ़ते हैं, ये टॉपिक है ये पढ़ते हैं, फिर तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे, कहीं नहीं समझ आएगा। ऐसे आपको लॉजिक सा मिल जाएगा कि पढ़ाई करनी कैसे है। हमारा सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर आएगा स्टडी ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर। इसके बाद सेकंड टॉपिक हमारे पास आएगा लॉस ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। लॉस ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। क्लियर। इसमें ना हम लोग 5 लॉस करेंगे। 4 लॉस तो हमारे सीबीएसई के बेस पे है, एक लॉ हमारा कंपटीशन के बेस पे रहता है। इनमें फर्स्ट लॉ जो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, फर्स्ट दैट विल बी लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। याद है ये 10th क्लास में भी पढ़ा था कहीं ना कहीं, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। ये कहता क्या था, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये पढ़ा था। हम लोग ना 11th क्लास में आके इस लॉ को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे। मॉडिफाई क्या कर दूंगा, ये बन जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और साथ में एक और वर्ड ऐड हो जाएगा एंड एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और साथ में आ जाएगा यहाँ पर वर्ड एंड एनर्जी। और ये अभी भी ना, हाँ जी पढ़ा ना, हम लोग यहाँ पे दोनों को क्लब कर देंगे कि सिर्फ मास को नहीं पकड़ेंगे, एनर्जी को भी साथ लेकर चलेंगे। तो इसको पता रिलेट कैसे करेंगे, जय आइंस्टाइन की क्वेश्चन जरूर पड़ी होगी, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर।
तो ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर ने क्या किया, एनर्जी और मास को रिलेट कर दिया। चल अगर आपने ऐसे हिंट ही दिया तो क्या था, जो मास है ये हमने क्या पढ़ा था, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। अभी जितना रिएक्टेंट का मास है वही प्रोडक्ट्स का मास है। पर एक्चुअल में क्या था, न्यूक्लियर रिएक्शंस भी थी, है ना। न्यूक्लियर रिएक्शन में देखा कुछ और हो ना हो, मास और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, और वो जो डिफरेंस होता है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसलिए न्यूक्लियर रिएक्शन में और कुछ है या नहीं, हीट प्रोड्यूस होती है। हिरोशिमा नागासाकी पे जब अमेरिका ने अटैक किया था, अभी भी जो वहाँ की लैंड है जहाँ पे वो बम बम्बार्ड किए थे, दैट इज नॉट यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। उसे मैं एग्रीकल्चर पर्पस अभी नहीं यूज कर सकता। क्यों? जब ये लॉ पिक्चर में आया था ना, मास वाला, तब क्या था, केमिस्ट्री स्टार्ट हुई थी, तब मेरे पास सिर्फ फिजिकल और केमिकल रिएक्शन थी, तब तक तो ये होल्ड गुड कर गया। पर जैसे जैसे आगे न्यूक्लियर रिएक्शंस आई, न्यूक्लियर रिएक्शन में ये कंसेप्ट फेल होने लगा। क्यों? थोड़ा सा रिएक्टेंट और मास के प्रोडक्ट्स में थोड़ा सा डिफरेंस आने लगा, इनके में डिफरेंस आ गया। दैट डिफरेंस इज रिलेटेड ऑन द बेस ऑफ एनर्जी। तो आप लोगों ने 10th क्लास में पक्का है E इज इक्वल टू एम सी स्क्र किया था, तो वहाँ पे एनर्जी और मास को इकट्ठा कर दिया, वहाँ पे हमारा आएगा ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। अच्छा, ऐसे जब तुम लोग बोलोगे ना मेरे साथ साथ, तो मुझे टॉपिक को और भी इंटरेस्टिंग बन जाता है। ये आ गया फर्स्ट लॉ। इसके बाद सेकंड आएगा, ये भी आपने 10th क्लास में पढ़ा है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। अब बताओ, ये पढ़ रखा है लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन? एक ने मुझे कहा, खन्ना सर मेरे मैम तो लिखते थे लॉ ऑफ डेफिनाइट, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस मींस वन एंड सेम थिंग। अगर आपको ना थोड़ा सा मेरे साथ अभी भी था करना सर कैसे था, ये वर्ड मैंने क्या लिखा है, कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। अब बताओगे वाटर बनाने का फॉर्मूला मेरे पास क्या क्या मेथड थे। देखो मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन को कंबाइन किया किससे, ऑक्सीजन, वी गेट फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ऐसे ही मैंने मीथेन को बर्न किया किसमें, ऑक्सीजन में, वी गेट फॉर्मेशन ऑफ CO2 और वाटर। ऐसे एक 10th क्लास में पक्का किया होगा, ब्लू विट्रॉल, CuSO4 और 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इसे हीट कर दे। अगर मैंने इसे हीट किया तो वी गेट फॉर्मेशन ऑफ CuSO4 और साथ में 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आ रहे। अब देखो मैंने कहीं पे 5 लिखे, कहीं पे 1 लिखे, इसको बैलेंस कर देता तो ये 2 आते, पर मैंने कहीं फॉर्मूला चेंज किया वाटर का। तब 10th क्लास तक आप लोग क्या पढ़ते थे, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म वाटर। ये था हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। जिस मर्जी मेथड से वाटर बनाए, हर बार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स क्या थे, फिक्स थे। अब गर्वित ने क्या कह दिया, अब दो गर्वित हो आप दोनों, तो गर्वित स्क्वायर ने मुझे क्या कह दिया, खन्ना सर ये तो एटम के बेस पे पढ़ रखा है हम लोगों ने, हम लोग 11th में ना एटम को बाहर कर देंगे, इसे रिप्लेस कर देंगे विद मास कंसेप्ट। मैं यहाँ पे हर बार इनकी ना मास की रेशोज पे बात करूंगा, तो यहाँ से हमारे न्यूमेरिकल के कंसेप्ट स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक, ये दो लॉस आपने 10th क्लास में कहीं ना कहीं पढ़े हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसके ड्रॉबैक्स पे आ जाएंगे, फिर मैं नए लॉस पे जाऊंगा। तो यहाँ पे जो थर्ड लॉ हमारे पास आएगा दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। कुछ नाम से क्लियर हो रहा है, मल्टीपल, मल्टीपल मीन्स मोर देन वन या मोर देन टू, है ना, मल्टीपल मोर देन टू आ गया। अब तुम लोग याद करो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर बनाते थे। अब में से इन्हें क्या करना था, वाटर नहीं, ये तो H2O2 भी बना सकते हैं, तो ये मल्टीपल प्रोपोर्शन नहीं आ गया। वी कैन गेट फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड बाय कंबाइनिंग टू। तो ये था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ऐसे ही देखो, अगर C और O है, आप में से एक ने कहा खन्ना सर बना दो CO2, आप में से एक कहता नहीं सर ये तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकता है। और अगर मैं कहीं गलती से इनको लगा कंबाइन करने, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये तो वैरायटी ऑफ ऑक्साइड्स बना देंगे। कैसे, एक बन जाएगा मेरे पास N2O, एक बन जाएगा NO, एक मेरे पास बन जाएगा N2O4, एक मेरे पास बन जाएगा N2O5। यहाँ पे तो वैरायटी बन गई। ये था लॉ ऑफ मल्टीपल का लॉजिक। मल्टीपल क्या था, जब दो चीज़ों को कंबाइन करके वी कैन गेट फॉर्मेशन ऑफ मोर देन टू डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स, दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्लियर। इसके बाद जो डी आएगा ना, ये हमारे अब CBSE से बाहर हो गया। क्लियर, 3-4 साल से बाहर हो गया कोरोना के बाद, पर कंपटीशन में अभी भी है ये आता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। ये आ जाएगा हमारे पास लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। क्लियर। चलो अब मैं देख रहा था आप लगे थे लिखने सारे,
तो आप एटलीस्ट ये हेडिंग सभी लिख लो अपने पास। पहला कौन सा लिखा है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। सेकंड लिखिए लॉस ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। तो अर्नब पहला कौन सा लिखा, कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड डेफिनेट प्रोपोर्शन। और थर्ड कौन सा आ गया, मल्टीपल। और फोर्थ आ गया हमारे पास लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। भव्या साइड पे तो नहीं होगी, इधर आना, इधर आ जा, ठीक है। तो देखो तुम बच्चों के स्टार्ट किया ना, जिस नेक्स्ट आप जब क्लास में आओगे आपको कोई ना कोई नया और बच्चा भी साथ साथ मिलते जाएंगे। जैसे अब आपने भी कहा था नेक्स्ट क्लास एक आध छुट्टी होगी, तो पता क्या, तुम्हारे साथ पूरा साल मैं ऐसे डील करूंगा। ये मत सोचना कि तुम्हारी एक छुट्टी होगी तो मैं अभी पढ़ा दूंगा, बाद में कहूँगा ना भाई खुद कर ले, कॉपी से नोट कर ले, कभी भी नहीं। जो टाइम है तुम लोग मेरा टाइम ले लो। खन्ना सर वो लेक्चर मिस हुआ, समझ नहीं आया, जमा नहीं पल्ले पे आ, तो मुझसे जब मर्जी आगे कर लो, ठीक। हाँ ये सेकंड के सारे पार्ट्स आ गए। मैंने ना लास्ट ईयर इनको 1 2 3 लिख दिया था, तो तुम्हें से एक स्टूडेंट कहता खन्ना सर ये तो मिलते जुलता है, आज मैंने पहली बार ABC कर दिया इनको। नहीं तो मुझे होता 4 5 से ना सीधा स्ट्राइक कर जाता कि ये 5 लॉस आने हैं, और यहाँ तक 4 लॉस तो आ गए। जय, लास्ट आ गया लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। और धीरे धीरे ना मेरी राइटिंग पढ़ने की आदत पड़ जाएगी। ये मैंने कंजर्वेशन लिखा अपनी तरह से, आगे कहोगे खन्ना सर टी आधा कहाँ गया, तो ये कंजर्वेशन ऑफ मास। और देखो तुम बच्चे 10th क्लास तक कहीं पढ़ कर आ रहे हो, है ना अन्या, और मेरे पास सीधा 11th में आए हो तो आप बच्चे। तो मैं भी ना पढ़ाते हो तो मुझे मोर देन 24 ईयर्स हो गए, पर तुम बच्चों के साथ पहली क्लास है। तो तुम लोग टेंशन में होते हो, मैं भी होता हूँ टेंशन में कि कहीं ऐसा ना हो कोई रूम से बाहर जा रहा है और मुझे गालियाँ देता जाए, कुछ नहीं समझ आया क्या पढ़ाया है, ठीक है। तो पहला लेक्चर कभी टेंशन मत लेना, अगर ना भी समझ आए दूसरे तीसरे से यूज टू हो जाओगे मेरे साथ, ठीक। क्योंकि तुम लोग जितने बैठे हो है ना, सारे मेरा बोर्ड पढ़ के नहीं आए, किसी ना किसी रेफरेंस से आए हो। खन्ना सर वो पढ़ रखा है आपसे, मेरा ब्रदर पढ़ रखा है, मेरी सिस्टर है या कोई रिलेटिव्स है, सारे ऐसे ही आए थे, कोई ऐसे नहीं आया था कि सीधा, है ना। आप दोनों आए थे और तानिश पढ़ रहा है जो 11th में और 12th में। अब आगे 4 लॉस, क्लियर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट, कर दो इसे थोड़ा ऊपर। अब ये जो लास्ट 5th लॉ आएगा, ये हमारे पास आता है, बड़ा सा नाम है इसका, गैलुजेक्स गैलुजेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। और बस यहाँ तक थे जो बड़े बड़े टॉपिक्स के नाम थे, आगे छोटे छोटे हैं। होगा ना खन्ना सर पहला लेक्चर है, पहले लेक्चर में इतना कुछ क्या लिखवा रहे हो बोर्ड पर, तो ये सिर्फ इसी तक थे जो बड़ी स्टेटमेंट्स है। तो ये आ गया गैसियस वॉल्यूम, क्लियर। GAY, गैलुजेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। अब पता क्या, जो तुम में से ना, वैसे अभी जितने आप आए हो, कोई ऐसा नहीं लगता कि पेपर से जस्ट पहले पढ़ेगा। मैं सबसे कहता हूँ चैप्टर में से अभी तक जो लिखा है मैंने, कुछ और करो ना करो, इन लॉज की डेफिनेशन CBSE के पेपर में बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। डिफाइन दीज लॉज, या ये जो पहले 2 लॉज है इनके ड्रॉबैक्स क्या है, कि व्हाट आर द लिमिटेशंस और ड्रॉबैक्स ऑफ दीज लॉ। CBSE का पेपर सबसे आसान क्वेश्चन यही है, और कंपटीशन तक इन सब के न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे। और पता है क्या, हम लोग क्या करते हैं, 2 लॉस इकट्ठे पढ़े इनके न्यूमेरिकल्स, 2 लॉस इकट्ठे करेंगे इनके न्यूमेरिकल्स, कंपटीशन तक इसके न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है। इवन CBSE में भी और कंपटीशन में इनके न्यूमेरिकल्स आते हैं, क्लियर। इन लॉस के बाद कर लिया नोट यहाँ तक सबने। अब इसके बाद में जो थर्ड टॉपिक हमारा आएगा, आप में से जो मेरे साथ सुबह एक्स्ट्रा क्लासेस में आ रहे थे, याद है वो हम लोगों ने थोड़ा सा स्टार्ट भी किया था, दैट वाज आवर मोल कंसेप्ट। तो ये मत सोचना जिसने कर लिया या जिसने लेक्चर छोड़ दिया वो खत्म, हम लोग यहाँ पूरा प्रॉपर स्टार्टिंग से करेंगे मोल कंसेप्ट। और याद है जो स्टार्टिंग से 2 टर्म्स का रिलेशन था, इसका ना न्यूमेरिकल जब एंड करेंगे हम लोग उसे यूज करेंगे फॉर आवर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इस कंसेप्ट को हम लोग यूज करेंगे फॉर आवर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब ना मैंने बड़ा आसान वर्ड लिखा है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो में से एक ने मुझे क्या करना, मेरी मैम ने तो लिखा था स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस, क्लियर। तो स्टोइकियोमेट्री का मीनिंग भी बैलेंस होता है।
तो मुझे एक स्टूडेंट ने एक बार पूछा था, खन्ना साहब मैम ना कराते रहे न्यूमेरिकल, पता नहीं स्टिचो स्टिचो कुछ बोल रहे थे, मुझे तो समझ नहीं आया। तो मैं कहा भाई वो स्टिचो नहीं बोल रहे थे, वो स्टाइकोमेट्रिक था। आई मीन सबकी मोलर रेशियोज पे न्यूमेरिकल्स थे। और अगर थोड़ा सा भी कंसेप्ट याद है मोल का, याद है आपको कहा था, इससे वी कैन फाइंड आउट एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ अवर रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड। कैसे? सपोज मैंने ना आपको नाइट्रोजन गैस है, इसको रेड किससे किया? हाइड्रोजन, तो वी गेट फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस। भव्या, यही बनता है। 10th क्लास में पक्का किया है। ये जो नाइट्रोजन आया था, दिस वॉज यूज एज फर्टिलाइजर। तो ये अमोनिया गैस को बनाकर ना, इससे आगे हम लोग फर्टिलाइजर बनाते हैं, जिसमें ऐड करते हैं सॉइल में, जहाँ पर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है। तो मुझे इतना तो ध्यान में है, हमारे इंडिया में पंजाब में नया नंगल में इसका प्लांट है अमोनिया गैस का। और वहाँ से मैं कहा ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया हम लोग अमोनिया गैस को सप्लाई करते हैं, आगे फिर फर्टिलाइजर बनाकर मार्केट में सेल आउट होते हैं। तो यहाँ पे क्या था, मुझे एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ अमोनिया गैस प्रोड्यूस करना है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्वांटिटी चाहिए। तो वी मेक यूज ऑफ दिस मोल कंसेप्ट, वहाँ पे इस मोल कंसेप्ट का यूज है। या तुम्हें से एक आध जब आया था लास्ट टाइम कहते थे, कहना साहब मैंने तो मेडिकल लिया है। अगर मेडिकल लिया है, हम लोग भगवान ना करे कभी डॉक्टर के पास जाना पड़े, जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर तो बाद में मिलता है, पहले हमारा वेट नहीं चेक करते बॉडी का, है ना? वो वेट क्यों चेक किया? सपोज मुझे ना डॉक्टर ने मेडिसिन देनी थी 50 मिलीग्राम फॉर 50 kg पर्सन, 50 kg पर्सन के लिए 50 mg मेडिसिन थी। मेरा वेट आ गया 90, तो दैट मीन्स अगर मेरा वेट 90 है तो उसको ये मेडिसिन की क्वांटिटी चेंज करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, तभी मेरी बॉडी पे इफेक्ट आएगा। देयर वी मेक यूज ऑफ दिस स्मॉल कंसेप्ट, वहाँ पे स्मॉल कंसेप्ट का यूज है। तो आप जितने मेरे पास आए थे, याद है सिर्फ दो टर्म्स का रिलेशन किया था। इसका ना सबसे टिपिकल न्यूमेरिकल जो आएगा मोल कंसेप्ट का, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। यहाँ पर हमारे पास वर्ड आएगा लिमिटिंग रिएजेंट। तुम्हारे सीबीएसई के पेपर में बड़ी बार ये डिफाइन करना आ रखा है कि डिफाइन लिमिटिंग रिएजेंट। कंपटीशन तक क्या होगा, इस साल भी जो जेई के पेपर में आया वो इसी का न्यूमेरिकल आया, लिमिटिंग रिएजेंट का। क्लियर? इसका आया कुछ लिमिट से नाम क्लियर हो रहा है। लिमिट मीन्स मैंने जिसकी एक रिस्ट्रिक्शन कर दी। जैसे देखो तुम बच्चों क्लास में आने में लेट हो रहे थे, मेरे जैसा परवाह नहीं करता कि हाँ ठीक है 10 मिनट लेट हो गए तो क्या फ़र्क पड़ेगा। एक ने क्या किया, खन्ना अगर मैं बाइक भगा के आ सकता था, पर ट्रैफिक पुलिस वाले रोक लेंगे हमें अगर मैं 50 से ऊपर गया। दैट मीन ट्रैफिक पुलिस ने स्पीड लिमिट क्या कर दी, 50। यहाँ पे भी ना हम लोग ऐसे लिमिट्स कर देंगे, कभी नाइट्रोजन कम कर दूंगा, कभी हाइड्रोजन। तो दैट न्यूमेरिकल विल बी ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। कंपटीशन तक हमारे इसके न्यूमेरिकल सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके बाद हमारे पास दो टॉपिक्स और रह जाएंगे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के, फोर्थ दैट विल बी स्टडी ऑफ सॉल्यूशंस। अभी ना 12th क्लास का हमारा पहला चैप्टर यही था सॉल्यूशंस। तो तुम लोग बताओगे सॉल्यूशन 10th क्लास तक भी कुछ तो पढ़ा होगा। मैंने क्या किया, शुगर को डिजोल्व कर दिया वाटर, एक मैंने मड को डिजोल्व कर दिया वाटर, दोनों को सॉल्यूशन बोल दूं? शुगर को भी डिजोल्व कर दिया वाटर में और मड को भी डिजोल्व कर दिया वाटर में। मेरे जैसे लोग कहा हाँ सर ठीक है दोनों सॉल्यूशंस है, पर तुम में से एक ने रोक दिया, कहता खन्ना सर दोनों सॉल्यूशंस नहीं है। क्यों? कहता सर जब आपने शुगर को डिजोल्व किया वाटर, अब आप उसे टेस्ट करो टॉप से, बॉटम से या मिडल से, उसकी स्वीटनेस सेम नहीं है। पर जब मैंने मड को डिजोल्व किया वाटर में, तो उसमें होमोजेनिटी आएगी, उसमें सारी शुगर क्या होगी, सैंड क्या होगी, ऑलमोस्ट नीचे सेटल। तो सोल्यूशन का सबसे बड़ा लॉजिक क्या था, देयर शुड बी होमोजेनिटी। क्लियर? वहाँ सोल्यूशन को क्या होना चाहिए, होमोजीनियस। जैसे अब देखो मम्मा खाना बनाते हैं, मम्मा ने क्या किया, ऐड किया सॉल्ट इन फूड, है ना, सॉल्ट इन वेजिटेबल्स, वेजिटेबल बना रहे थे फ्रेश वेजिटेबल, तो सॉल्ट इन फूड किया। एक दिन मैं लगा खाना बनाने, मैं कहा नहीं नहीं वाइफ तो पागल है, क्या बना रही है, मैं डालता हूँ, मैं डालूंगा फूड वेजिटेबल्स इन सॉल्ट। तो जब मैंने कहा वेजिटेबल इन सॉल्ट, दैट मीन अब मैंने पैन में पहले क्या ले लिया, सॉल्ट ले लिया और वेजिटेबल्स कम डाली, वो खाना तो घर से बाहर ही फेंकना पड़ेगा, कोई नहीं खाएगा। क्लियर? क्योंकि सोल्यूशन का सबसे बड़ा लॉजिक था वी ऑलवेज रिजॉल्व सोल्यूट। ये ना भी मैंने 12th में भी क्लियर किया है, ये हमारे न्यूमेरिकल का सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक है। वी ऑलवेज रिजॉल्व सोल्यूट इन सॉल्वेंट। क्लियर? शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन फूड। क्लियर? हर बार ये क्या होता है, सोल्यूट, दिस इज इन स्मॉल क्वांटिटी, ये स्मॉल क्वांटिटी में है। और जो सॉल्वेंट है दिस इज ऑलवेज इन एक्सेस, तभी मेरे पास होमोजेनिटी का कंसेप्ट आ रहा है। जब मैंने बोला शुगर इन वाटर, इधर देखो, जब मैंने बोला शुगर इन वाटर, यानी मैंने टम्बलर पैन में या ग्लास में क्या लिया था, वाटर, ऊपर से थोड़ी सी शुगर ऐड कर दी, सारी डिजोल्व होगी, उसकी स्वीटनेस सेम थी।
अब अर्नब ने क्या कहा, खन्ना सर तो करते, मैं उल्टा करूंगा, मैं तो करूंगा वाटर इन शुगर। जब इसने बोला वाटर इन शुगर, दैट मीन शुगर क्या थी ज़्यादा, तो मैंने ग्लास में शुगर भर दी पूरी, ऊपर से थोड़ा सा पानी डाल दिया। अगर थोड़ा सा पानी डाल दिया, पानी ऊपर ही लंप बना देगा, तभी वहाँ पे शुगर कम होगी और नीचे शुगर की कंसंट्रेशन क्या थी, हाई, वहाँ पे होमोजेनिटी नहीं आई। तो होमोजेनिटी का एक ही लॉजिक था, सोल्यूट शुड बी स्मॉल एंड सॉल्वेंट शुड बी एक्सेस, और इसकी वर्डिंग ये थी हर बार इन है। तो मैंने अपना 12th वालों को भी समझाया, जो न्यूमेरिकल में इनसे पहले है दैट इज सोल्यूट, और जो इनके बाद आएगा न्यूमेरिकल में दैट विल बी ऑलवेज आवर सॉल्वेंट, वो सॉल्वेंट का कंसेप्ट आएगा। 11th 12th में तो ना ये पूरा चैप्टर डिटेल में है। 11th में सिर्फ हमारे पास क्या, हाउ वी कैन एक्सप्रेस कंसंट्रेशन, हाउ वी कैन एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। 11th क्लास में हमारा पास ये कंसेप्ट है कि मैंने अपनी कंसंट्रेशन को कैसे कैसे एक्सप्रेस करना है। तो पता क्या, सबसे एक आसान कंसेप्ट आएगा फर्स्ट, दैट विल बी परसेंटेज बाय मास। एक मैं कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ परसेंटेज बाय मास, क्लियर। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आएगा दैट विल बी आवर मोलैरिटी, MOLARITY, मोलैरिटी। एक हमारे पास टर्म इंपॉर्टेंट आएगी दैट इज मोलैलिटी, क्लियर। एक और इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पर आएगी मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, क्लियर। ये सारे इंपॉर्टेंट थे। तो में से अब एक ने क्या कहा, खन्ना साहब मेरे फ्रेंड ने तो ये भी कहा कि ये भी करेंगे PPM, दिस स्टैंड फॉर पार्ट्स पर मिलियन, PPM स्टैंड फॉर पार्ट्स पर मिलियन। एक ने कहा खन्ना साहब ये भी कराया था नॉर्मेलिटी। ये ना हमारे CBSE और कंपटीशन में दोनों टर्म्स रेयर है, पर हम लोग भी करता हूँ मैं भी। क्या होता है, आपका कोई फ्रेंड पढ़ रहा है और खन्ने ने कराया नहीं, मेरे सर ने तो कराया, फिर तुम्हें ना पहले साल ही टेंशन स्टार्ट हो, खन्ना सर कोई टॉपिक तो नहीं छोड़ देते, तो इसलिए मैं ये कवर करता हूँ। और जो टीचर ना सिंसियरली आपको पढ़ा रहा है, ये टर्म सब हमारी बाहर होगी, सिर्फ तुम्हारे उसमें रह गया प्रैक्टिकल, वहाँ पे हम लोग नॉर्मेलिटी के सोल्यूशन यूज़ करते हैं। तो पता क्या होता है 11th में, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी वन एंड सेम थिंग है। नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी 11th क्लास में जो आप स्कूल में टाइट्रेशंस करोगे उनके लिए सेम है, धीरे धीरे इनमें डिफरेंसेस आने लग जाते हैं। तो ये टॉपिक 12th में डिटेल में आता है, मैं इसे 12th में कवर करता हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, क्लियर। पता क्या, तुम बच्चों को मन से पढ़ाना है सिंसियरली, तो मैं ना चैप्टर्स को बाइफरकेट बड़ा करता हूँ कि जो 11th में चाहिए वही करो। ये नहीं कि मैंने आप पे इंप्रेशन डालना है कि बुक में नहीं दिया, खन्ना सर ने एक्स्ट्रा पढ़ा दिया, वो चाहिए ही नहीं। बुक का हो जाए हमारे पास काफ़ी है 11th क्लास में, 12th का 12th में देखेंगे, ठीक। तो अब बताओ ये सारे सॉल्यूशंस के कंसेप्ट क्लियर हुए। थोड़ा सा लॉजिक ट्राई करना ना, शुगर इन वाटर, या अब याद आ रहा है जब खाना खाते हैं कई बार सॉल्ट कम है, तुम लोग खुद नहीं ऐड करते, करते ना। मम्मा ने कई बार खाना बनाया सॉल्ट कम था, तो वी ऐड पिंच ऑफ सॉल्ट फ्रॉम आवर ओन साइड, तो किस में ऐड करा था, इन फूड। इससे जो सॉल्ट है दैट इज ऑलवेज इन स्मॉल क्वांटिटी, और जो सॉल्वेंट है दिस इज ऑलवेज इन एक्सेस, क्लियर। इसके बाद ना हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक आता है फिफ्थ, वो हमारे पास आएगा व्हाट डू यू मीन बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला। व्हाट डू यू मीन बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला, एंड साथ में आएगा व्हाट डू यू मीन बाय दिस एम्पिरिकल, व्हाट डू यू मीन बाय दिस एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला, इन दोनों को ना हम लोग रिलेट करते हैं आपस में। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज गिवन बाय n इंटू, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है एम्पिरिकल फार्मूला, यहाँ पे एक फार्मूला आता है, ये मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला को लिंक कर देंगे थ्रू n। n यहाँ पे क्या कन्वर्जन फैक्टर था, क्लियर। और पता क्या, अब अगर CBSE के पेपर की पहले बात करता, सारे के सारे लॉस, चलो गुड, अब आपका देख रहा था सबको लिखने का मेरे साथ हो गया है ना। जितना हम लोग प्रॉपर लिखेंगे ना, आपको उतना केमिस्ट्री क्या साइंस पूरी याद करनी आसान है। मैं ना अभी भी गर्वित, कई बार कोई 12th क्लास की रिएक्शंस करा रहा हूँ अगर ऑर्गेनिक की, अभी भी आप विश्वास अगर करते हो, तो मैं ना वहाँ पे पक्का है एक दो रिएक्शन बोर्ड लिख कर फिर बोर्ड पे आता हूँ। मतलब अभी भी मुझे इतने साल पढ़ाने के बाद भी कुछ ना कुछ हाथ से लिख कर इधर तक आता हूँ। तो आप ना जितना लिख लिख कर चीज़ों को करोगे तब याद रहेंगी। अगर मैं रीडिंग देने बैठ गया, तो तेजस्वी का रीडिंग देके तो पक्का मैं भूल जाऊंगा आधे में क्या पढ़ा है। तो जब भी पढ़ रहे हो ना, प्रॉपर वर्ड लिख रहे हो नहीं, पेन को साथ साथ चलाते रहो, जितना पेन को चलाएंगे ना हमें चीज़ें अपने आप याद होती जाएगी, ठीक। हाँ जी, हाँ लिख लिया लास्ट टॉपिक मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड
एम्पिरिकल फार्मूला है। इसका लॉजिक बनाया क्या था, मैंने ना यहाँ पर आपके साथ लिख दिया मॉलिक्यूलर फार्मूला, इधर मैंने लिख दिया एम्पिरिकल फार्मूला। याद है हम लोग बेंजीन का सिंपल सा फार्मूला पढ़ा है, C6H6 है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया। इसमें हाइड्रोजन और कार्बन कितने हैं, 6:6। तो अगर मैं इनकी बेसिक रेशियो निकाल दूँ 1:1 आ रही है, तो हमें इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या बन गया, CH। क्लियर। ऐसे अगर मैंने एक और लिखा, आपने इथेन पढ़ रखा है C2H6, है ना, इसमें हाइड्रोजन और कार्बन किस रेशियो में जाए, 2:6। तो इनके अगर मैं बेसिक सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड करूँ 1:3, तो हमें इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा बेसिक रेशियो। अभी भी किसी को डाउट था करने से, मुझे नहीं समझ आ रहा क्या लिखते जा रहे हो। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 क्या थे दोनों की रेशियो, 2:2। इसको अगर बेसिक रेशियो पे कर दूँ तो 1:1 रह गया, तो हमें इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या बन जाएगा, HO बन जाएगा। ठीक, अब ना इसमें मैंने एक और लिखा वाटर, आप बताओगे इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या करूँ वाटर का, है ना, इससे और छोटा कर ही नहीं सकते। तो MCQ का सबसे आसान क्वेश्चन, कंपटीशन में तो नहीं, तुम्हारे CBSE के पेपर में भी MCQs है, तो डाल सकता हूँ ये ऑड केस आउट। बाकी सब में क्या थे, फॉर्मूले अलग अलग थे, पर वाटर में क्या था, बेसिक रेशियो लूँ या मैं सिंपलेस्ट रेशियो लूँ, वन एंड सेम, तो इसमें फॉर्मूला मेरा सेम घूम कर आ जाएगा। तो सबसे आसान क्वेश्चन MCQ का ऐसे आएगा CBSE के पेपर में, कंपटीशन में नहीं। कंपटीशन में तो इनके न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे, पर CBSE का सबसे आसान क्वेश्चन है। तो देखो अगर ये बनाकर बैठा हूँ, है ना, ये दो चीज़ें बनाकर बैठा था, मैं इनकी डेफिनेशन खुद नहीं बना सकता मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला की, अभी जितना समझाया उसी में बोल सकता था। इसमें क्या था, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स और डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला ऑफ गिवन कंपाउंड, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया। इसमें क्या बोल दूं, एक्चुअल सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बोल सकता था, एक्चुअल सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स और डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला ऑफ कंपाउंड। तो मैं जब नया नया पढ़ाता था ना अर्नब, मुझे डेफिनेशन बड़ी मुश्किल लगती थी, दोनों में एक्चुअल एक्चुअल वर्ड है यार, याद कैसे करें। ये था एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, और ये क्या था, एक्चुअल सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स। क्लियर। तो मुझे ना डेफिनेशन याद नहीं होती, अन्य 11th में 12th में मैं ऐसे वो लॉजिक्स बनाता हूँ इन चीज़ों को डिफाइन करने के। हमारा लास्ट टॉपिक आएगा ये मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला। क्लियर। इसके न्यूमेरिकल ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारे पेपर में CBSE में ये न्यूमेरिकल आ सकता है 5 नंबर का, क्यों, एक ही न्यूमेरिकल में मेरे सारे कंसेप्ट आ जाएंगे, वो लॉस के भी कंसेप्ट आ जाएंगे, वो जो मैं मोलारिटी मोल कंसेप्ट लिख कर बैठा था वो भी यूज भी आ जाएंगे, टू फाइंड दिस वैल्यू ऑफ n। सबसे बड़ा न्यूमेरिकल हमारा इस चैप्टर का ये है। तो अगर तुम में से ना कोई लगता तो नहीं ऐसा मिलेगा दिसंबर में, खन्ना सर पहले 11th निकाल लेंगे फिर 12th की बात है, इस चैप्टर में से क्या क्या करें। सबको कहता हूँ लॉस, सारे डेफिनेशंस, लॉस के साथ साथ ये सारी डेफिनेशन, कैपिटल M स्मॉल m, मोलारिटी मोल फ्रैक्शन, लिमिटिंग रिएजेंट, ये सारे पेपरों में आपकी डेफिनेशंस आती हैं। और ये हाउ दीज टू आर रिलेटेड टू वन अनदर, अगर इसका न्यूमेरिकल नहीं आया तो ये सारे कंसेप्ट हमारे ना थ्योरी के बेस पे ऐसे थे, और आपको नोट्स में सारी चीज़ें प्रॉपर मिल जाएगी। और पता है क्या, अगर एक को अभी भी था खन्ना सर टाइम पास तो नहीं कर रहे थे, क्यों पढ़ाया ऐसे, सपोज आज ना मैंने आपके साथ स्टार्ट करना था कंसेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो आपको पता है खन्ना सर ने आज सिग्निफिकेंट कराया ना, तो नेक्स्ट लेक्चर सर ने लॉस कराने हैं। अगर मैंने आपको कराया लॉ ऑफ डेफिनेट, तो आपको पक्का ध्यान होगा खन्ना सर ना नेक्स्ट क्लास कराएंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, तो हमें कंटिन्यूटी नहीं मिल जाएगी टॉपिक्स को पढ़ने की, है ना। कि अगर सर के लॉस खत्म हो गए तो सर ने यार पक्का स्टार्ट क्या करना है, मोल कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट खत्म किया तो सर ने नया कंसेप्ट उठाना है सोल्यूशन। तो देखो ये चैप्टर ना बुक्स में, प्रदीप की अगर बुक उठाई मेरे ख्याल 70 या 80 पेजेस में है, तो 70 या 80 पेज हमें ऐसे याद नहीं रहेंगे। अगर मैंने लॉजिक बना लिया तो मुझे ये चैप्टर याद करना आसान हो जाएगा। तो पता है क्या, इतनी मोटी बुक प्रदीप की मैंने नहीं पढ़नी। क्लियर। वो आप मेरे साथ नोट्स बनाओगे सारे, वो प्रदीप में ना पिछले 2 या 3 साल से उसने वापस स्टार्ट कर दिया ब्रीफ अप, कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एट ग्लास मुझे वो लेन देना है, मुझे वो एग्जांपल्स वगैरह कुछ नहीं चाहिए, वो तो मेरे अपने एग्जांपल्स हैं। तो वहाँ पे तुम्हें ना सबको कहता हूँ सिर्फ जो मेमोरी एट ग्लास या रिमेम्बरेंस एट ग्लास दिया है, मुझे वो टॉपिक्स मेन है। और NCERT के सारे क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व है उसमें। क्लियर। हम ना इंडियंस को क्या चाहिए, तुम्हारी नहीं मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे हर चीज़ पकी पकाई चाहिए, तभी मैं ना कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं कर सकता। हम लोग जब यूनिवर्सिटी में थे एक बुक थी मॉरिसन बॉल्ड ऑर्गेनिक की फॉरेन एडिशन, और तुम लोग मानोगे नहीं फॉरेन एडिशन बिकता ही नहीं था। एक ना मेरे जैसा
तो मेरे जैसा नहीं, मैं तो बड़ा छोटा हूँ। एक सर थे ऑर्गेनिक के, उन्होंने क्या किया, जो मॉर्सन वर्ड फॉरेन ऑथर की थी, उन्होंने अपनी इंडियन एडिशन निकाल दिया, जीएम साइकिल सर ने। उन्होंने क्या किया, उसमें सारी एक्सरसाइज ने सॉल्व दे दी। हुआ क्या, वो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो फॉरेन ऑथर की थी वो कोई खरीदता ही नहीं। यूनिवर्सिटी जब मैं पढ़ा, आज तक नहीं पढ़ी, इंडियन एडिशन हम लोग सारे पढ़ते थे। क्यों? उसमें सारी चीज़ें सॉल्व मिलती थी। वो दूसरी बुक पढ़ के क्या मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा भी कैसे करना है क्या। एक चीज़ हमें पकी पकाई मिल गई, वो हमें फ़ायदा लगता है। हमारे इंडियंस की ना, या आपकी नहीं, मेरी तक बच्चों की यही सोच होती थी कि हमें तो हर चीज़ पकी पकाई मिल जाए जो पढ़ना है। तो वो सारी बुक्स ऐसे थी। अब ना ऐसे ही आपकी प्रदीप है, उनमें सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी के आ रखे हैं, अगर आपने कॉम्पिटिशन को भी सीरियसली लेना है, टॉपिक वाइज सारे एमसीक्यूज दे रखे हैं उसने बैक पे। नहीं तो मैं आपको असाइनमेंट्स भी दूंगा, इसलिए पहले 3-4 चैप्टर्स हो, अब मेरे फ्लो में ही चलो। ठीक, धीरे धीरे आपको होगा तो फिर आप प्रदीप को उठाकर साथ साथ ट्राई कर सकते हो। अभी पहले दिन मत उठा लेना, नहीं तो पहले दिन उठा के टेंशन होगी बड़ी। ठीक, अब बता जाए, सारे चैप्टर का ब्रीफ अप क्लियर हुआ सबको? अब करें पहला टॉपिक स्टार्ट फिर। समझ आया यहाँ तक का ब्रीफ अप? तो आज ना आपके साथ फर्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करना था, दैट वाज स्टडी ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। वो हमारे पास आ जाएगी, स्टडी ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब देखो, ये जो स्टडी ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना, ये भी इंपॉर्टेंट था। तुम लोग 12th क्लास में कैलकुलेशंस करते थे, है ना? तो आंसर नहीं पूछते थे, जैसे कोई बड़ी कैलकुलेशन आ गई, है ना गर्वित? कोई बड़ी कैलकुलेशन हम लोग टीचर से, सर पहले डेसिमल पे छोड़ दे आंसर, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन फर्स्ट डेसिमल पे छोड़ दे। कोई कहता खन्ना सर सेकंड डेसिमल पे छोड़ दे, और जो टीचर कहता था नहीं नहीं 3 डेसिमल तक कर, हम लोग उसे मन में गालियाँ नहीं देते थे, ये सर बड़ा खराब है। वो दूसरा सर अच्छा है, वो कहता राउंड फिगर कर दो, ये हमें कह रहा 3 डेसिमल तक आंसर निकालो। सिग्निफिकेंट फिगर्स का यही यूज था। इससे क्या है, हाउ वी कैन रिपोर्ट आवर आंसर्स इन आवर मैथमेटिकल ऑपरेशन। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, हमारे पास कुछ रूल्स हैं, उन्हें फॉलो करके मुझे आंसर पहले डेसिमल तक रिपोर्ट करना है, सेकंड तक करना है, या थर्ड तक करना है। ये इंपॉर्टेंस है इस टॉपिक का, सिग्निफिकेंट फिगर्स का। क्लियर? ये था कि मुझे कैलकुलेशन में आंसर कहाँ तक रिपोर्ट करना है, दैट इज बेस्ड ऑन आवर सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर? कैसे? देखो, मैंने ना आपके साथ एक लिखा 5 और एक मैंने लिख दिया 5.0। क्लियर? मेरे कहता है ठीक है सर, दोनों चीज़ें सेम ही तो है, पर तुम में से एक ने थोड़ा सा ध्यान दिया। अगर इसको मैं एक से बढ़ाता तो ये क्या हो जाएगा 6, अगर एक से कम करता तो ये क्या हो जाएगा 4, इसको अगर मैं 0.1 से बढ़ा देता तो 5.1, इसमें क्या हो जाएगा 4.9 नहीं हो जाएगा? ये था सिग्निफिकेंट फिगर्स का कंसेप्ट, कि इससे क्या था, जितने डेसिमल बढ़ रहे थे इसकी एक्यूरेसी नहीं बढ़ रही, वी वर इंक्रीजिंग इट्स एक्यूरेसी, उसकी एक्यूरेसी को बढ़ा रहा था। जैसे देखो, स्पीड लिमिट्स है हमारी बाइक पे, है ना, इधर 20 है और इधर 30 है। अब तो मोस्टली डिजिटल आ गए, मैं अपने टाइम की बाइक की बात कर रहा था। तो मेरे टाइम में ना, जब बाइक था, ये 30, ये भी 30 है, ये भी 30 है और ये भी 30 है ना? पर चालान काट दिया मेरा पुलिस वाले ने, क्योंकि क्या था, ये 40 की लिमिट थी, सपोज 40 की लिमिट थी, तो ये अगर 40 की लिमिट थी, इसको मैं यहाँ पर 40 मान लूँ, मेरे हिसाब से तो ये अभी 40 पे था। पर जब उसने डिजिटल चूज़ किया, देखो 40 तो 39 भी है और 41 भी इसी पे ही आएगा। पर तो पुलिस वालों ने क्या किया, 40 से ऊपर जैसे ही 41 गया, मेरा चालान काट दिया। तो दैट मीन ये था सिग्निफिकेंट फिगर्स का कंसेप्ट। इससे वी कैन इंक्रीज आवर एक्यूरेसी, इससे एक्यूरेसी बढ़ा सकता था। इसलिए इसमें इंपॉर्टेंट फिगर क्या था, सिर्फ 5 है, और इसमें इंपॉर्टेंट फिगर मेरे पास क्या आ गया 5.0। सो वी आर हैविंग 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अगर और किसी को नहीं समझ आया तो मैं वो लेने चला गया स्वीट्स 1 kg। क्लियर? मैंने 1 kg ले ली, बिल्कुल एक ना रॉ शॉप से ले ली, उसने 1 kg दे दी। पर जब मैं किसी स्टैंडर्ड की शॉप पे गया तो देखा उनके जो वेइंग बैलेंस है, उनकी एक्यूरेसी नहीं लिखी होती, तो उस पर मैंने एक्यूरेसी बड़ी लिखी थी, प्लस माइनस 0.001 किलोग्राम। क्लियर? तो दैट मीन वो जो मुझे दे रहा था 1.001 भी हो सकता है और 0.99 भी हो सकती है, जो मुझे स्वीट्स दे रहा है। ये था हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स का कंसेप्ट। तो इसमें पक्का है 1 2 3 4, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या थे, 4 थे। और लास्ट वाले में सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास क्या, अभी आपको समझाना आसान हो जाए, इधर ड्रॉ लिखा है मैंने 1, तो कितने हो जाएंगे, 3 इधर और 1 यहाँ पे। दीज वर आवर सिग्निफिकेंट फिगर्स। दैट मीन जिसका मैं लास्ट डिजिट चेंज कर दूँ, उसका नंबर चेंज हो जाए, दैट इज आवर सिग्निफिकेंट फिगर। तो अब किसी को तो ट्राई कर रहा है। एक मैंने क्या किया, जो बाहर कह दो रेडी पे जो शॉप्स है, मैंने वहाँ से 5 kg एप्पल लिए,
एक मैंने 5 kg एप्पल ले लिया किसी स्टैंडर्ड की फूड शॉप से जहाँ पे वेइंग बैलेंस था, तो उसने मुझे दिया एप्पल का वेट 5.001 किलोग्राम, या फिर मुझे क्या दे दिया 4.99 किलोग्राम। क्लियर। पर जो मैं बाहर से ले रहा था 5 किलोग्राम, वो पक्का एग्जैक्ट 5 नहीं, ज़्यादा नहीं, वो कम ही होगा जो मुझे बिल्कुल देसी भाषा में बोली, जो वेइंग बैलेंस से मैयर करके दे रहा हाथ से ही, है ना। 10th तक जब पढ़ाया किसी ने पढ़ाया होगा, उसको थोड़ा सा भी इधर या उधर कर दो, उसका सेंटर ऑफ जी COG चेंज कर सकते थे, वेइंग में डिफरेंस आ जाएगा। ये थे हमारे सिग्नल फिगर्स के कंसेप्ट। था तो मैंने 5 किलो लेना, पर इसमें एक्यूरेसी नहीं बढ़ गई, इसमें एक्यूरेसी वाज इंक्रीजिंग। यही हमारा कंसेप्ट था सिग्नल फिगर्स का। और यूज क्या था, वी कैन मेक आवर कैलकुलेशंस इजी ऑन द बेसिस ऑफ दीज कंसेप्ट्स। अब बताओ सिग्नल फिगर्स का सिर्फ लॉजिक क्लियर हुआ तो क्या था, ये जो लास्ट डिजिट भी लिखा है इन दिस टर्म, इट्स वैल्यू वाज अनसर्टेन। ये 5 भी हो सकता है, 0.1 भी हो सकता है, 9। तो दे वी आर हैविंग टू सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट इन दिस। किसी पेपर में तेजस्वी का आज तक सिग्निफिकेंट फिगर डिफाइन करना नहीं आया, पर अब आपको डिफाइन डेफिनेशन दे सकता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। लिख लें, व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स। समझ आया या डाउट? डाउट? तो देख मेरे पास ना, मैंने क्या किया, ये 2 किलोग्राम एप्पल्स लिए, 2 किलोग्राम्स एप्पल लिए। क्लियर। पर मैं ना जब स्टैंडर्ड शॉप पे चला गया, उसने मुझे एक्यूरेसी दे रखी थी प्लस माइनस 0.01 किलोग्राम, उसने ये एक्यूरेसी दे रखी थी। तभी वो कहता है कि मैं गारंटी देता हूँ आपको 2 kg एग्जैक्ट मिल जाए तो बढ़िया है, नहीं तो क्या मिलेगा 2.01, या फिर आपको क्या मिलेगा 1.99, क्योंकि इसका मीनिंग क्या था, यही टर्म इसमें प्लस भी कर सकता था, यही टर्म इसमें माइनस कर सकता था। तो अब देख मेरे पास यहाँ पर ये जो लास्ट डिजिट है ये चेंज हो रहा है, 1 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। टोटल डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3। तो जब भी पक्का है इन दिस टर्म वी आर हैविंग 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, और नीचे वाले में भी 1 2 3, वी आर हैविंग 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट। पर जब मैंने आपसे लिखा 5 और इधर मैंने कर दिया 5.0, तो मुझे तो क्या लगा आने कि दोनों टर्म सेम है ना। पर आपने मुझे क्या कहा, खन्ना सर इसमें एक्यूरेसी बढ़ा दी आपने। क्यों, इसे अगर मैं कम या ज्यादा करता, ये क्या हो सकता था 6, या क्या हो सकता था 4। इसे कम या ज्यादा करूँ, ये 5.1 नहीं होगा। ये ज्यादा करूंगा तो क्या हो सकता था 5.1, कम करूंगा तो क्या हो सकता था 4.9। इसमें मेरे पास कितने सिग्निफिकेंट 2 आ गए। इसको अगर मैं बढ़ाता तो क्या कर सकता था 6, या क्या कर सकता था 4। इसमें मेरे पास सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ एक रह गया। अब मानते हो जैसे जैसे मैं डेसिमल बढ़ाता जाऊंगा प्लेसेस, मेरी एक्यूरेसी नहीं बढ़ जाएगी। ना ना, ये तो प्लस माइनस वैल्यू है। सिर्फ 5 में सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर था 5, उसी को मैं कम ज़्यादा कर सकता था। पर जब मैंने 5.0 लिखा, अब मैं डेसिमल को भी वेरी कर सकता हूँ, तभी इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। इन दिस वी आर हैविंग 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्यों, इसको अगर मैं कम ज़्यादा करूँगा तो ये 4.9 भी हो सकता है और 5.1 भी हो सकता है। और मेरे जैसे ने क्या कहा, खन्ना था 5 और 5.0 सेम है, पर 5 और 5.0 सेम नहीं था, वी वर चेंजिंग देयर एक्यूरेसी फैक्टर। ऐसे ही मानते हो, मैंने एक बार आपको दे दिया 2, एक आप बार आपको दे दिया 2.0, एक बार दे दिया 2.00। तो मेरे जैसा क्या कहता, ठीक है सर सारे दो ही तो है। पर मुझे भव्या ने रोक दिया, कहती नहीं सर आप इसमें सिग्नल फिगर सिर्फ एक मानोगे। क्यों, ये प्लस ऊपर भी जा सकता है माइनस, इसको अगर ऊपर या नीचे करूँ ये 2.1 या 1.9 नहीं हो जाएगा, इसको करूँ ये 2.01 या 1.99 हो सकता है। दैट वॉज आवर सिग्नल फिगर, कि अगर मेरे लास्ट डिजिट की वैल्यू अनसर्टेन है तो सारे नंबर्स को ऐड अप कर दो, दैट विल गिव अस टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन गिवन टर्म। अब क्लियर हुआ पक्का सबको? क्लियर, दिमाग में घूम रहा है किसी के नहीं? ऐसे ऐसे देख अगर हम लोग चले गए, वैसे जाना तो नहीं चाहिए उतनी दूर तक, गोल्ड परचेज करने, उसमें अगर 1 ग्राम भी ऊपर नीचे हो गया, मम्मी पापा से पूछो उसका रेट कहाँ पे घूम रहा है, तो जो ज्वेलर है उसकी तो शॉप ही बंद हो जाएगी। इसलिए देखना उसका एक्यूरेसी फैक्टर और बढ़ जाता है, वो मिलीग्राम तक एक्यूरेसी करता है, वो अब 2 मिलीग्राम दे देगा, उसे एक्यूरेसी और बढ़ानी पड़ेगी। क्लियर। क्यों, क्योंकि वहाँ पे तो क्या, अगर 1 ग्राम ऊपर नीचे हो गया तो मेरे जैसा अगर ज्वेलर है, मेरा तो हार्ट अटैक हो जाएगा अगर वो मुझसे फालतू ले गया। क्लियर। तो इनसे बस ये था कि हमारा लास्ट फिजिट जो है वो चेंज कर रहा है। अब ज़्यादातर 10th में यही नहीं करते थे, तो पहले डेसिमल पे रिपोर्ट करें, दूसरे पे करें, तीसरे पे करें। तो मेरे जैसा सर ना तीसरे तक इसलिए बोल देता था कि आंसर एक्यूरेट आएगा, पर तुम्हें एक्यूरेसी 10th तक समझ नहीं आती।
हमें तो वहाँ पे चाहिए था कि आंसर कम फिगर में करें रिपोर्ट ताकि छुट्टी मिले आगे। तो ये यहाँ पे कंसेप्ट आएंगे कि मुझे आंसर को ऐसे रिपोर्ट करना है, फर्स्ट डेसिमल करना है या सेकंड डेसिमल या थर्ड डेसिमल, उतनी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी मेरे पास। बिल्कुल कहते हैं ना देसी भाषा में ये मीनिंग था कि इसके फिगर्स चेंज करके। क्लियर? अब बताओ सिग्निफिकेंट फिगर्स का थोड़ा सा बस लॉजिक क्लियर हुआ। एक डेफिनेशन लिखवा दूं, व्हाट डू यू मीन बाय दिस सिग्निफिकेंट फिगर्स? तो लिख लो फर्स्ट डेफिनेशन आज मुझसे, द नंबर, द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, the total number of digits in a number, total number of digits in a number including the last digit, including the last digit whose value, including the last digit whose value is uncertain, whose value is uncertain is called, whose value is uncertain is called number of, is called number of significant figures, is called number of significant figures। अब बताओ सबको क्लियर हुआ फिगर्स का कंसेप्ट? सबको? अब आपके दिमाग में घूम नहीं रहा था? अब मेरी बात मानते गए, खन्ना सर मान लिया यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 4 है, तो क्या होगा, रूल्स आ जाएंगे हमारे पास कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन आवर गिवन टर्म। जैसे देखो मैंने ना आपको यहाँ पर बोला, मैंने एक लिखा 1001, एक बार मैंने लिखा 1010, एक बार मैंने लिखा 0010। क्लियर? तो देखो यहाँ पर मानते हो ये जो टर्म लिखा है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर मेरे पास 4 आ जाएंगे, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आएंगे, 1 2 3 4 आ गए, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने लिखूं? क्यों? आपने जीरो नहीं काउंट किया है ना, तो आप रूल्स पे चले गए। जैसे आप मेरे जैसे ने यहाँ पे क्या लिखा, सर ये भी 4 है, पर अब आप में से एक बोल पड़ा, खन्ना सर ये जो जीरो है लाइन टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो पर हैविंग नो सिग्निफिकेंस। तो रूल्स आ गए हमारे पास फाइंड करने के। हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही यही था, ये व्हाट आर द रूल्स टू फाइंड हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन गिवन टर्म, कि मेरी गिवन टर्म में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो ये रूल्स है जो फॉलो करने हैं। आपकी बात मैं मान गया, एक दूसरा टीचर है कहते हैं खन्ने की बात मानी, वो तो पागल है, मेरी बात मानो, इसमें तो 4 सिग्निफिकेंट है, तो सब में लॉजिक्स अलग अलग आ जाएंगे। सो वी हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स। क्लियर? करें अब रूल्स क्या क्या थे। और देखो यहाँ पर सारे जीरो में नहीं घूम रहे, है ना, तो ये रूल्स बड़े कंफ्यूजन वाले हैं भव्या। मैंने बस क्या है, इनको जीरो और वन वन को इधर भी वन नहीं लिख कर बैठा था, इनको नॉन जीरो मान लूँ, तो मेरे सारे रूल ना इसी में हैं, जीरोस में और नॉन जीरो में। कैसे ये आपस में अरेंज कर सकते हैं, इन्हीं के बेस पे सारे रूल्स के कंसेप्ट है। और पता क्या, आज लिखवाने का काम बड़ा रहेगा, तो मैं जब ये सारे रूल्स लिखवाऊंगा और देखना जब इसके नोट्स दूंगा सिनॉप्सिस में, मैंने इतने से पैराग्राफ में पूरा सिग्निफिकेंट फिगर्स का कंसेप्ट खत्म कर दिया। पर आज पहला लेक्चर ना जैसे पूरा प्रॉपर लिखेंगे, तो टेंशन मत लेना, खन्ना सर ऐसे ही लिखवाते रहते हैं। वो ये है कि अब पहला लेक्चर है और थोड़ा सा आपको समझ आ जाए प्रॉपर, इसलिए कर रहे थे। तो आज सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा नेक्स्ट टॉपिक, रूल्स टू फाइंड। अभी करेंगे, अभी वही करेंगे, रूल्स टू डिटरमिन हाउ मेनी significant figures, how many significant figures are present, how many significant figures are present in given term। How many significant figures are present in our given term, कि मेरी गिवन टर्म में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 10th क्लास में याद है वो पक्का किया होगा नॉमिनलेचर ऑर्गेनिक का, कभी पेपर में आया था व्हाट आर द रूल्स। रूल्स को सिर्फ अप्लाई करना आना चाहिए, इसलिए मुझे ना रूल्स बस ये समझ आने चाहिए, मुझे इनकी वर्डिंग्स नहीं चाहिए कि क्या क्या रूल्स है, बस इनको अप्लाई करना है। तो मैंने ना सबसे पहला सिंपल सा ना एग्जाम्पल लिखा, मैंने आपको एग्जाम्पल एक लिख दिया 11, एक मैंने साथ में और एग्जाम्पल दे दिया 1001, एक मैंने आपको दे दिया 101, ये दे दिया एग्जाम्पल्स। तो इसमें बताओगे हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर, 2
इसमें 4 और इसमें 5 हो गए। तो मुझे पहला रूल बड़ा आसान मिल गया, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, all non-zero digits and zeros lying in between these have significance associated। पहला रूल इजीली मिल गया मुझे। यहाँ पे ये सारी टर्म लिखते क्या था, ऑल नॉन जीरो, अभी लिखवा भी दूंगा, ये तो जस्ट बुकिश लैंग्वेज अब मैं बोलने लगा, एग्जाम्पल पहले दे दिया। तो पहला रूल क्या था, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स या जीरोस लाइंग इट इन बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स हैव सिग्निफिकेंस एसोसिएटेड। मैंने सारे रूल्स ना ऐसे ही बोलना, कभी जीरो लेफ्ट घुमा दूंगा, कभी राइट, कभी कहाँ। तो ये था सिंपल सा पहला रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स और zeros lying in between these have significance associated with these numbers। तो लिख ले फर्स्ट रूल, लिख सकते थे इजीली, लिख लो फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल, all non-zero digits, all non-zero digits as well as zeros present, as well as zeros present in between non-zero digits, in between non-zero digits have significance। हो गया पहला रूल क्लियर, हैव सिग्निफिकेंस कि इनकी इंपॉर्टेंस है। ठीक, अब आ गया सेकंड पे। अभी मुझे दिया ने एक बताया था, क्या था, मैंने यहाँ पे लिखा जीरो, इसलिए अभी डेसिमल आगे लाएंगे ना, जरूरी तो नहीं है हर बार, आगे बढ़े आएंगे अभी जीरो के कैसे। ये तो जस्ट मैं अभी ना इनका एक्यूरेसी पे नहीं अब था, मैं सिर्फ इनमें आइडेंटिफाई कर रहा था हाउ मेनी सिग्निफिकेंट टर्म्स आर देयर, सिर्फ टर्म्स को आइडेंटिफाई कर रहा था और कुछ नहीं कर रहा था। क्लियर। नेक्स्ट मैंने ले लिया 0101, ऐसे एक और टर्म लिख दी 0050, चलो 1 नहीं कर दिया इधर भी। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ गए, 3, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स के आगे 3। अब जो आपने डेसिमल बोला था, या मैं अब इनको लगा पिक्चर में लाने, जीरोस लाइन टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हैव नो सिग्निफिकेंस, है ना। एक स्टूडेंट है मेरे जैसा, सारी रूल्स को रट्टे लगाने बैठ गया कर जाके, मैं तो पागल हो जाऊंगा। बेस्ट है एग्जाम्पल पढ़ो, एग्जाम्पल पे खुद ही स्टेटमेंट बना लो। तो इसकी स्टेटमेंट क्या बना सकता है, जब जीरोस लाइन टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हैव नो सिग्निफिकेंस, इनकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो सेकंड रूल आसान हो गया लिखना, लिख लो, जीरोस लाइन करेंगे। अब नेक्स्ट टाइम मैंने अब डेसिमल को ही लाना है पिक्चर में, अभी तक सारे होल नंबर में लेकर बैठा था। तो नेक्स्ट आ गया जीरोस लाइंग टू द लेफ्ट ऑफ, टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हैव नो सिग्निफिकेंस, हैव नो सिग्निफिकेंस। इसलिए ना सारे रूल्स जो थे जय ये जीरो पे घूमते हैं, जीरो पे घूमते हैं। पहले मैंने जीरो को बीच में घुमा दिया, अब जीरो को मैंने कहाँ घुमा दिया, लेफ्ट हैंड साइड। अब डेसिमल के घुमाना शुरू करें, डेसिमल पे, हाँ जी आन्या। अब थर्ड मैंने थोड़ा सा अब आपको घुमाया, यहाँ पे किया मैंने 2 पॉइंट, जो अभी आप लोग बोल रहे थे ना, अब मैं भी डेसिमल्स में चल पड़ा। अब यहाँ पर मैंने आपको कर दिया 2.50, एक और मैंने कर दिया 1.100, क्लियर, ये कर दिए। अब डेसिमल के लगा घुमाने इनको मैं, है ना। अब क्या था, ये सारे जीरोस इधर लाई कर रहे हैं, मानते हो। इसमें सिग्नल फिगर्स के आ जाएंगे 3, इसमें मेरे पास सिग्नल फिगर के आ जाएंगे 1 2 3 4 आ गए, क्लियर। तो इसकी स्टेटमेंट बनानी आसानी होगी, जीरोस लाइन टू द राइट ऑफ द डेसिमल, जरूरी नहीं है, देख यहाँ पर, हाँ इसने छोड़ दिया। अभी ना आप में से कोई मुझसे पूछ रहे थे कि मम्मा खन्ना सर हमारे ना सुना एक्सेप्शंस बढ़े हैं, आप एक्सेप्शन कैसे कराओगे, ये एक्सेप्शन का केस आ गया, क्लियर। तो इसमें देखने में मेरे जैसे को सिग्नल फिगर क्या लग रहे थे 4, पर मैंने रूल क्या बोल दिया, अगर ये जीरो लेफ्ट साइड था कहाँ पे, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, इट हैज़ गॉट नो इम्पोर्टेंस, तब इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक, इसे अब देख यहाँ पर पक्का है 3 सिग्नल फिगर्स है, इसमें मेरे पास 4 सिग्नल फिगर्स है, तो दैट मीन जीरोस लाइन टू द राइट ऑफ द डेसिमल हैव इंपॉर्टेंस, बोल सकता हूँ कि इसे कि नहीं, जीरोस लाइन टू द राइट ऑफ द डेसिमल हैव सिग्निफिकेंस, लिख लो फोर्थ रूल। थर्ड रूल, हाँ जी,
हाँ, इसकी किसी की भी, ये जो लास्ट डिजिट है इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 100 भी कर सकता था। अगर कम ज़्यादा कर दूँ तब भी सिग्निफिकेंट फिगर 4 है। कम कर दी 1 यूनिट, 1 यूनिट अगर बढ़ा दूँ तो 1002 हो जाएगी। हम लोग मोस्टली एक्यूरेसी पे भी चल रहे हैं, एक्यूरेसी पे चल रहे थे, तो यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं आया इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। हम लोग एक्यूरेसी पे चल रहे थे। एक्यूरेसी पे क्या था, इसका जब ये है तो लास्ट डिजिट एक से ही टर्न हो सकता है। अगर मैं पॉइंट से करता तो यहाँ पे पॉइंट नहीं आ जाएगा। देख, हमें एक्यूरेसी के लिए क्या था, इमीडिएट नेबर पे जाना है। तो इसका इमीडिएट नेबर एक का इमीडिएट, चल दो का इमीडिएट नेबर क्या है, 3 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। क्लियर? तो ये इमीडिएट नेबर पे बस शेयर करना, इमीडिएट नेबर पे जाना है, एक ऊपर नीचे। हाँ, तो मीन्स क्या था, लास्ट डिजिट की वैल्यू चेंज हो रही है, उससे मेरा सारी टर्म चेंज हो रही है। दैट वाज सिग्निफिकेंस। और पता है क्या आने, ये डिफाइन करना आज तक नहीं आया पेपर में। आज तक इतने साल हो गए तुम बच्चों को पढ़ाते, कभी नहीं आया। इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे। जैसे अभी तो मैं सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए ना चीज़ें इकट्ठी कर रहा था, एक बार चीज़ें इकट्ठी हो जाए ताकि न्यूमेरिकल स्टार्ट कर पाए। ठीक, अब देख मैं भी भूल गया, एग्जाम्पल भी बनाते हैं, मैं तुम्हारे से बातों में चला गया, भूल गया। इसमें, इस वाले में, हाँ इसमें 11 है। हाँ 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 हाँ, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। फर्क क्या है, इसकी मीनिंग देख, पहले क्या रहा है। अब आप बताओ, आपका एक है 4.1, क्लियर, और एक आपके पास है 40। चल इसको और बड़ा कर देता हूँ मैं, यहाँ पे 40.1 कर देता हूँ। एक मैंने यहाँ पे कर दिया 4.01 और एक मैंने कर दिया 40.1। डिफरेंस लग रहा है, एक 40 के आसपास घूम रहा है और एक कहाँ घूम रहा है, 4 के आसपास घूम रहा है। हाँ, इसका देख, अगर ये 40.1 है तो ये चेंज कर दूं, क्या हो सकता था 40.2, या फिर क्या हो सकता था 40.0। इसको अगर मैं चेंज करूं 4.01 को, तो ये क्या हो सकता है 4.02, या फिर क्या हो सकता है 4.00। तो ये किसके आसपास घूम रहा है, 40 के, और ये किसके आसपास घूम रहा है, 4 के। एक्यूरेसी कभी इनकी किसकी आएगी तेरे पास, एक्यूरेसी इनकी आएगी 4 के साथ 4.01, इसकी मैं एक्यूरेसी पूछूंगा 4 और 4.01। ये नहीं करूंगा 4 और 40.1, इनका तो कोई मेल ही नहीं है। एक्यूरेसी कहाँ पे आएगी, विद इमीडिएट नेबर्स। तो यहाँ पे तेरा नंबर सारा किस पे घूम रहा है, 4 के आसपास। यहाँ पे नंबर कहाँ घूम रहा है, 40 के आसपास। तो एक्यूरेसी 40 के आसपास घूमेगी। 40 और 4 का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ठीक, अब यहाँ से मैंने वही रूल्स इकट्ठे करने थे, उस पर रूल्स इकट्ठे करना है कैसे। ये दो रूल तो मैंने अभी आसान बताए। अगर अब सपोज मैं यहाँ पर आपको ये देता था 0.100 ही, अब मेरे जैसे ने कहा खंड में 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, पर याद है ऊपर रूल किया था, जीरो लाइन टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो और हैविंग नो सिग्निफिकेंस, इसलिए अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 3 रह गए। मेरा यही तो पढ़ाने का मेथड था कि अब जैसे लास्ट तक जाएंगे ना, ऊपर वाले सारे रूल्स मेरे इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाएंगे। और कंपटीशन में या सीबीएसई में सबसे आसान क्वेश्चन वो यही आ रखा है। तुम्हें टर्म्स आ जाएंगे, तुम्हें बताना हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। तो पक्का था, अगर ये लिख कर बैठा हूँ तो मेरे जैसे को क्या लगेगा, 4 है। और तुम्हें से एक को रूल याद था, क्या रूल था, जीरो लाइन टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो और हैविंग नो सिग्निफिकेंस। तो यहाँ से चेंज होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक, अब बताओ सारे डाउट्स खत्म हुए। हाँ जी गौरव, आपका क्लियर हुआ कि नहीं। वैसे पहली बार किसी ने आज इतना पूछा। 40 है और ये 4 है, इनका तो दूर दूर तक वैसे नहीं कंपैरिजन। 4 का कंपैरिजन किससे हो सकता है, 4.9 से, 3.9 के साथ, 40 के साथ ही, क्योंकि वो तो पहले ही डिफरेंस काफ़ी है। एक्यूरेसी देखनी है मैंने तो इनकी, बस और कुछ नहीं। ठीक, क्लियर। तो आप बताओ, मुझे तो नहीं पता, मैं तो इतने क्वेश्चन पूछे भूल गया। मुझे भी नहीं समझ आ रहा 4 की एक्यूरेसी ज़्यादा बोलूँ या 4.01, आप बताओ। ठीक, मैंने थंब रूल दे दिया, जितने डेसिमल। पता है क्या, तुम बच्चों की मेरे पे बड़ी फायरिंग होती है, मैं इनको फायरिंग कहता हूँ। जो क्वेश्चन पूछते हो ना, तुम बच्चे मेरे पे कोई गोलियां गाली तो चलाओगे नहीं, क्वेश्चन है।
है ना। तो क्वेश्चन है, तो मेरे सर ने ना जब यूनिवर्सिटी में पढ़े तो सर ने कहा था मेरे पे फायरिंग करो, मैं कहा हम लोग कोई टेररिस्ट है फायरिंग करो मेरे पे। तो फायरिंग का मीनिंग उनका क्या था, कहते तुम लोग गोलियां तो चलाओगे नहीं, मेरे पे क्वेश्चन पूछो। तो अच्छा तुम लोग भी मेरे पे बम्बार्डमेंट कर रहे हो, पर करो, पर 4 और 40 का कोई कंपैरिजन नहीं है, क्लियर, क्योंकि उनका तो दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं। 4 का मैं 3 से कर सकता था रिलेशन, या जैसे अब आपने कह दिया 4.01, अगर इधर लिख दूँ 4.01, आप मुझे इधर को करना था, ये 100 भी 3 डिजिट्स है, पर इन दोनों में डिफरेंस आ गया, ये 4 पे घूम रहा है और ये 100 पे घूम रहा है, इसलिए इनकी कोई हमारे पास है ही नहीं है, इनको कंपैरिजन है ही नहीं कोई। ठीक, अब बताओ सारा रूल क्लियर हुआ। अब थर्ड की स्टेटमेंट लिखवाई थी कि नहीं अभी, मैं भी भूल गया, तुम लोग बताओगे क्या लिखे स्टेटमेंट थर्ड के लिए। हैव सिग्निफिकेंस, तो लिख लो जीरोस लाइंग टू द राइट ऑफ द डेसिमल, zeros lying to the right of the decimal have significance। अब सबसे गंदा केस उठाए, अब सबसे गंदा केस उठाए, क्योंकि अब देखो तुम्हारे दिमाग में घूम रहा है, मैंने जीरो बीच में कर दिया, फिर लेफ्ट साइड कर दिया, फिर डेसिमल के राइट कर दिया, अब डेसिमल के लेफ्ट में भी तो लाने थे, है ना, डेसिमल के लेफ्ट में भी तो लाने थे ना। पहले जीरो मैंने कहाँ कर दिया था तेजस्वी का, बीच में, फिर जीरो कर दिया मैंने लेफ्ट साइड, फिर मैंने जीरो कहाँ पे किया, टू द राइट साइड ऑफ द डेसिमल। अब लेफ्ट साइड भी तो लेनी है, अगर, हाँ जी, हाँ जी, तो दोनों में सिग्नल फिगर 3 3, नहीं नहीं, पर हमने तो यहाँ पे 3 जीरो, तो देख यहाँ पे तो क्या, अगर ये जीरो है यहाँ तक मैंने किया, तो 3 सिग्नल फिगर्स है ना। अब इसकी वैल्यू चेंज करूँ तो 1.11 हो सकता है, या 1.09 हो सकता है, तो जीरो बीच में आ गया, आगे सिग्निफिकेंस उसकी भी। हाँ जी, अगर मैं सिर्फ इसकी, अभी मैंने इसको क्या कहा, मैंने इसको लेकर जाना फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशन, वहाँ पे जाकर इनकी वैल्यूज को चेंज करेंगे, अभी नहीं। अभी तो सिर्फ आज एक बिल्कुल रॉ कंसेप्ट किया, पर एक्यूरेसी किसकी ज़्यादा होगी। तो बासुन, अब मैंने नेक्स्ट रूल यही था, अगर इतने जीरो लगाने बैठ गया छुट्टी नहीं हो जाएगी हमारी, है ना। इसलिए हम लोग ये फोर्थ रूल सबसे इम्पोर्टेंट था। कैसे इम्पोर्टेंट था, अब यहाँ पर मैंने टर्म लिखी एक ये, ये टर्म लिखी, बताओगे इसमें हाउ मेनी सिग्नल फिगर्स आर देयर, है ना, 3 ये थे और ये थे, ये आ गए सिग्नल फिगर, अगर ये आ गए 5। अब मैंने इसको ना थोड़ा सा मॉडिफाई किया, मॉडिफाई क्या किया मैंने, कर दिया 2.200, ठीक भव्या, ये कर दिया, और इसको मल्टीप्लाई क्या कर दिया 10⁻⁴ 1 2 3 4, ये कर सकता था। देखो घुमा फिरा कर आंसर यही आएगा। जैसे किसी को ऐसी एक निगाह करने से लिखो 2.200 इंटू 10⁻⁴, एक कहता खन्ना सर लिखो 2.20 इंटू 10⁻⁴, एक स्टूडेंट कहता खन्ना सर इसे लिखो 2.2 इंटू 10⁻⁴, सबका आंसर यही नहीं आ रहा, है ना। तुम्हारी बुक में ना ये एग्जाम्पल मैंने 4 पे लिखा है, तुम्हारी बुक में इसका एग्जाम्पल दे रखा है 10⁻39 38, तो 39 जीरो लगाते लगाते मेरी छुट्टी हो जाएगी। तो तुम बच्चे जैसे अभी क्रॉस क्वेश्चन कर रहे थे ना, जब मैं 39 लिख कर बैठ गया और तुमने मेरे से क्रॉस क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर दी, करना था ये कैसे, मैं तो 39 जीरो लगाते लगाते पागल हो जाऊंगा। इसलिए जो कंसेप्ट है उसे छोटी चीज़ पे क्लियर कर लो, छोटी चीज़, सबके आंसर सेम आ रहे हैं। एक स्टूडेंट कहता नहीं सर इसका आंसर सेम नहीं आ रहा, तो देखो इसका अगर आंसर लिखो 2 2, कितने जीरो थे यहाँ पर, 2 जीरो थे, आगे 4 है, 1 2 3 4 आगे, डेसिमल कितने के बाद था 3, तो मैंने 3 के बाद डेसिमल कर दिया, घुमा फिरा कर यही आंसर नहीं आ रहा। तो अब ना यहाँ पर हमारे पास रूल्स आ गए। मैंने क्या किया, ये जो आंसर लिखे ये सारे साइंटिफिक लैंग्वेज में थे। साइंटिफिक लैंग्वेज हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट टर्म के बाद डेसिमल आ जाए और बाकी सब क्या कर देते हैं 10⁻⁴, ये साइंटिफिक लैंग्वेज था, दिस वॉज आवर साइंटिफिक लैंग्वेज। याद है तुम लोगों ने मुझसे एवोगैड्रोस नंबर किया था, क्या लिखता था उसकी वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23, तुम्हारी बुक में ये एग्जाम्पल देकर समझा रखा है। 2 साल मैंने भी स्टार्टिंग में ये लिखा, तुम बच्चों के डाउट्स आ गए, मैं तो जीरो लगाते लगाते पागल हो जाऊंगा, 23 जीरो लगाते पक्का एक आध तो कम ज़्यादा होगी होगी, इसलिए छोटी टर्म पे क्लियर कर लो। एक और तुम लोगों ने 10th में पढ़ा होगा यूनिट नेगेटिव चार्ज, किया था ना, कूलम्स का यूनिट नेगेटिव चार्ज, उसकी वैल्यू क्या होती थी 1.6 इंटू 10⁻⁴
-19 कूलम होता था। तो तुम्हारा फर्स्ट टर्म के ऊपर डेसिमल आ रहा है। हमारे ना कंपटीशन में सारे आंसर्स इसी में आते हैं, साइंटिफिक लैंग्वेज। इसलिए ये पहला क्वेश्चन था जो जय आप पूछ रहे थे सीबीएसई के पेपर का। मैं तुम्हें कोई टर्म दूंगा, उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने कितने। तो पहले में सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या थे, 5 थे। इसमें क्या है, ये जो 10⁴ है, दिस हैज गॉट नो सिग्निफिकेंस। तो इसमें अगर काउंटिंग करूं कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 आ गए। नेक्स्ट में देखो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। नेक्स्ट में कितने आ गए, 3। और लास्ट में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। आगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि ये जो 10⁻⁴ है, दिस हैज गॉट नो इंपॉर्टेंस। वी आइडेंटिफाई आवर सिग्निफिकेंट फिगर्स ओनली ऑन दिस साइड। ये सीबीएसई का पहला कॉमन क्वेश्चन है। मैं तुम्हें दे दूंगा ये टर्म 5400। आपको कह दिया इसे एक्सप्रेस करो इन 2 सिग्निफिकेंट फिगर टर्म्स। इसे सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो तुम में से कोई तो मानेगा 5.4 इंटू 10⁻³ कर दूं। सेम आंसर आ रहा है कि नहीं। जो आप पूछे थे पहला क्वेश्चन जितना अभी तक पढ़ाया वो ये आएगा पेपर में। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन आवर गिवन टर्म। इसे डिफरेंट फॉर्म में एक्सप्रेस कर दो। क्लियर। हाँ हाँ जी। ना मैंने इनको ना हर बार साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखना है आंसर्स को। ये एक हमारा रूल था। साइंटिफिक लैंग्वेज क्या होता है, फर्स्ट टर्म के बाद डेसिमल लाना ही लाना है। फर्स्ट टर्म के बाद बाकी सारा 10⁻⁴ कर दो। क्लियर। क्योंकि ये हमारा एक नोटेशन था। आप लोग कैलकुलेटर नहीं यूज़ करते। जब मैं आपके समय यूज़ करता था ना, वो जो कैलकुलेटर यूज़ करते थे वो सोलर वाले होते थे। हम लोग बड़े खुश होते थे, बड़ी सी कैलकुलेशन लिख देते थे, 8 8 8 इसको मल्टीप्लाई करते 9 9 9। वो फेल हो जाता था, इन्फिनिटी आंसर दे देता था। बड़े खुश होते थे, कंप्यूटर को फेल कर दिया, कैलकुलेटर फेल कर दिया। अब करके दिखाओ जो अपने कैलकुलेटर है साइंटिफिक। क्यों, उसमें मैंने सिर्फ साइंटिफिक मोड दबाना है, तो सारे आंसर वो ऐसे ही देगा। कोई भी बड़ी कैलकुलेशन कभी ना, पापा के पास अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करके देखना, बड़ी सी कैलकुलेशन फर्स्ट टर्म इधर होगी, बाकी सारी 10⁻⁴ होती है। क्योंकि हमारा नोटेशन ही ये है। ये था हमारे पास साइंटिफिक फिगर का सबसे बड़ा लॉजिक। वी हैव टू आवर रिपोर्ट आवर आंसर्स इन साइंटिफिक लैंग्वेज। वो फर्स्ट टर्म के बाद डेसिमल है। क्लियर। तो अब देखो ये सारे जीरोस अगर यहाँ पे काउंट करो कहाँ पे लाई कर रहे हैं, टू द राइट ऑफ द डेसिमल या लेफ्ट। लेफ्ट पे आ गए ना। ये थे हमारे रूल्स। और घर जाके चाहे सोचना, और कहीं जीरो आ ही नहीं सकता। सारे कंसेप्ट आ गए। या तो जीरो बीच में, या जीरो क्या थे लेफ्ट साइड, या फिर कहाँ थे राइट साइड, या फिर कहाँ रह गए लेफ्ट साइड और डेसिमल। इसलिए कंपटीशन और सीबीएसई में यहाँ का ये पहला क्वेश्चन था जो इम्पोर्टेंट है। क्लियर कि इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स हम लोग चेंज कर सकते थे। तो तेजस्वी का अभी भी चेहरे से जो लग रहा था, एक और टर्म लिखूं। सपोज मैंने लिख दी 35000। क्लियर। अभी तो अर्नब देखने में क्या लग रहा है, 2 4 और 6 है सिग्निफिकेंट फिगर। सपोज तुम्हारे पेपर में आ गया था इसे एक्सप्रेस करना है इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर कैसे करूं। गुड। 3.50 इंटू 10⁻⁴ क्या हो जाएगा, 2 4 और 1 5। आ गया साइंटिफिक लैंग्वेज में आंसर। क्योंकि फिर सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स रह जाते हैं। मैंने खुद बोला है मुझे 3 में चाहिए। 3.5 से भी आ जाएगा, आ जाएगा। पर मैंने आपको खुद कहा कि मुझे आंसर चाहिए इन टर्म्स ऑफ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। कुछ क्लियर हुआ। अब चलो, अब जो माइनस में भी जाएंगे, अभी रहने दे आज माइनस ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इनको बाहर कर दिया जो ये है, सिर्फ यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर। अब सपोज मैंने आपको यही दे के भव्या, इस बार मैंने क्वेश्चन क्या कर दिया, इसे एक्सप्रेस करो इन टर्म्स ऑफ लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर। तो 3.5 तक तो करना ही पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3.5 इंटू 10⁻⁴ 2 4। इसे ना मैं तुम्हें जय पढ़ाते हुए सारे क्वेश्चन साथ साथ बोलूंगा। इसका क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, इसका क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, इसका क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। क्लियर। अब बताओ सबके दिमाग में रूल्स क्लियर हुए, या जाते हो गालियां देते जाओगे क्या पढ़ाया था, जीरो कहाँ कहाँ घुमा दिए। अब घूम रहा दिमाग में ना। अच्छा तुम लोग ऐसे अगर बम्बार्डिंग करोगे मेरे पे तो क्लियर हुआ, जीरो या तो कहाँ थे बीच में, या जीरो कहाँ थे लेफ्ट साइड, या जीरो कहाँ पे थे राइट साइड ऑफ द डेसिमल, या फिर क्या थे जीरो कहाँ थे लेफ्ट ऑफ द डेसिमल। और कहीं दिमाग में घुमा के देख लो, कहीं आता ही नहीं है जीरो। हाँ जी। इसको हाँ कर दूंगा, पर क्या पहला डिजिट नॉन जीरो आना चाहिए ना साइंटिफिक लैंग्वेज में। ये पहला डिजिट देख मैंने क्या लिखा, 6 पॉइंट 1 पॉइंट।
2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, तो सिग्निफिकेंट में पहला फिगर हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए। चल पहली बार ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम आया कि खन्ना सर जीरो को भी मान लो, जीरो की वैल्यू बड़ी है पर हम लोग हमेशा साइंटिफिक लैंग्वेज फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट लेंगे। चलो आप ही बताओ, एक मैंने लिखा आपको 3.5 और एक मैंने आपको दिया 3.50। हाँ, वो जस्ट आपको एक लिखने का मेथड है। वैसे तो मुझे ना पेपर में हर बार चाहिए सबसे सिग्निफिकेंट फिगर, तो सबसे लीस्ट, सबसे इसका लीस्ट लिखूं तो इसका आंसर मुझे यही लिखना चाहिए 3.5 इंटू 10⁵ पर क्या था, ये जीरोस हमारी मर्जी है, हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसलिए रूल ही ये था जीरोस लाइन टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल, टू द लेफ्ट ऑफ मे और मे नॉट हैव सिग्निफिकेंस। जीरोस लाइन टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल मे और मे नॉट हैव सिग्निफिकेंस। क्यों? अगर मैंने ये लिखा तो इसमें जीरो की सिग्निफिकेंस है, जब मैंने ये लिखा इसमें जीरो की सिग्निफिकेंस ही खत्म कर दी, पर आंसर सबका सेम आ रहा है ना। इसको भी अगर सॉल्व करूँ यही आएगा, इसको भी अगर सॉल्व करूँ तब भी यही आंसर आएगा, मेरे पास सेम आंसर आ रहा है। ये जब मैंने आपको पेपर में कहा इसे एक्सप्रेस करो इन टर्म्स ऑफ लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, तब ये पेपर में हो सकता है आपके मैम क्या करते हैं, इसी टर्म को एक्सप्रेस करो इन 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर 4 कर दिया तब मैं इसको रिपोर्ट क्या करूँगा 3.500 और इंटू 10⁻⁴। इससे ये लास्ट रूल क्या आ गया मेरे पास, जीरोस लाइन टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल मे और मे नॉट हैव सिग्निफिकेंस। वो हर बार लिखने पे है कि मैंने आंसर को रिपोर्ट कैसे किया, और जब मैंने रिपोर्ट करना है कुछ मेंशन नहीं है तो हमारा एक थंब रूल है, वी हैव टू रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। मुझे सबसे कम दिखाना है, पर स्कूलों में ना तुम्हारे हम लोग टीचर्स बड़ा कंफ्यूज करते हैं। मैं खुद दूंगा तुम्हें 2 में लिखो, 3 में लिखो, 4 में लिखो, 5 में लिखो, ये हम लोग करते हैं ऐसे। हुआ क्लियर लास्ट रूल भी? अब ना मैं बातें करने लग गया, आपको ना मुझे लास्ट रूल लिखना नहीं आ रहा, तुम लोग बताओ कि क्या वर्डिंग लिखे लास्ट की। जीरोस लाइन टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल, लेफ्ट ऑफ द डेसिमल मे और मे नॉट हैव सिग्निफिकेंस। लिख लो लास्ट रूल, जीरोस प्रेजेंट at the left of the decimal, zeros present at the left of the decimal may or may not have significance, may or may not have significance। ये देख, जब मैंने इस टर्म को लिखा ये भी आंसर ठीक था, ये आंसर भी ठीक था, क्लियर। पर अगर ये लिखा तो यहाँ पर मैंने जीरो की इंपॉर्टेंस ले ली, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, इसकी इंपॉर्टेंस नहीं ली। अब क्लियर हुए चारों के चारों रूल्स? हाँ जी ना, जब देख यहाँ पे है, यहाँ पर है, तो ये लेफ्ट पे ही घूम रहे, टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल। किसका? हाँ, अगर मैं आपको ये ऐसे देता 30500, हाँ तो यहाँ पे 3005, यहाँ का ये फर्स्ट रूल किया ये था, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स एंड जीरोस प्रेजेंट इन बिटवीन हैव सिग्निफिकेंस। क्लियर? तो ऐसा लगता है और आगे नहीं कराऊंगा, पहले ये रूल्स क्लियर हुए सबको? हाँ जी, इसे इसे चल इसको अगर मैंने आपने कहा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर का 3.50 आ गए इंटू 10⁻⁴ कितना था, 1 2 3 4 5। इसको अगर फाइंड करोगे ना, इसमें देखना सेम आंसर आएगा। अब क्लियर हुए सबको रूल्स? इनमें मुझे सारे आंसर ना आगे जैसे मेरी कैलकुलेशन मूव करेंगी, मुझे हर बार आंसर साइंटिफिक लैंग्वेज में चाहिए, हर बार। ये ना अगर मैं आपको कह रहा हूँ रिपोर्ट करो, कह रहा हूँ रिपोर्ट करो अपने आप, तो अपने आप में तुम्हें हर बार सबसे कम टर्म्स में रिपोर्ट करना है। नहीं, पर यहाँ पे क्या है, ये 10⁻⁴ भी घूम रहा है, इसलिए ये जो डिजिट है इसकी तो कोई वैल्यू नहीं रही। जैसे देख मैंने जब ये लिखा है आपके पास 6.022 इंटू 10⁻23 है ना, मैं तो 2 ना करके 9 भी कर दूँ, क्या फर्क पड़ रहा है, आगे 23 जीरो लगने हैं, है ना, 23 जीरो आगे है, तो इससे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनका। ठीक, क्लियर हुआ? अब ना मुझे था कि थोड़ा और आगे भी चलेंगे, पर आज पहली बार लेक्चर में इतने डाउट्स आ गए, तो ऐसा करते हैं जितना भी तक पढ़ा है उसे एक बार रिवाइज करें। मैं भी सारे रूल भूल भाल गया। पहला रूल क्या किया था,
सारे नॉन जीरो या जीरो अगर बीच में है तो मैं इस बार डिजिट चेंज कर दूं, 4 1 कर दूं, 4 1 4 0 0 1 कर दूं। पहला रूल यही किया था, 2 सिग्नल फिगर, इसमें 2 4 और 6 सिग्नल फिगर्स आ गए। नेक्स्ट अब जीरो को इधर उधर घुमाना स्टार्ट किया था। तो अगर भव्य याद हो लास्ट मैंने क्या किया था, 0041 लिख दूं, या फिर मैं यहाँ पे क्या कर दूं 004101। तो यहाँ पर अब देखो मैं धीरे धीरे ऊपर वाले रूल साथ नहीं ला रहा। इसमें सिग्नल फिगर्स 2, इसमें 4 आ गए। क्यों? क्योंकि अब इस जीरो की इंपॉर्टेंस है, कहाँ पे था, बिटवीन द नॉन जीरो। आगे 2 रूल्स। अब थर्ड डेसिमल के जीरो को इधर उधर घुमाना स्टार्ट किया, तो मैंने क्या कर दिया 2.500। एक मैंने क्या कर दिया 2.051। क्लियर? अब बताओगे इसमें सिग्नल फिगर्स 4, इसमें क्लियर। तो क्या था, जीरो लाइन टू द राइट ऑफ द डेसिमल फॉर हैविंग इंपॉर्टेंस। क्लियर? यहाँ तक रूल्स क्लियर हुए। अब इसमें मैंने गंदा डिजिट ले आया। क्या ले आया? अब रह गए 3, क्योंकि यहाँ पे क्या है इसकी, इसलिए ना तुम्हें घर जाके रूल्स को नहीं रट्टा लगाना, तुम लोग बस दिमाग में लॉजिक बैठा लो कि इनको मूव कैसे करना था। तो इसमें पक्का वी आर हैविंग 3 सिग्निफिकेंट। चल मैंने ये भी कर दिया 0.05, मैं अभी लिखना नहीं चाहता था। क्लियर? कि रूल क्या था, जीरो लाइन टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो पर हैविंग नो सिग्नल। वहां पे मैंने पॉलिटिशियन लैंग्वेज बोली थी, डेसिमल बोला ही नहीं था। पहला ये जो 5 आया, रूल क्या किया था, जीरो लाइन टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो पर हैविंग नो सिग्निफिकेंस। किनके? मैंने सेकंड रूल पढ़ो, मैंने कहीं डेसिमल लिखा? ठहर जा, सेकंड रूल की। तो मैं ना बड़ा ख़राब टीचर हूँ, ऐसे पॉलिटिशियन वर्ड देता हूँ उनको मैं इधर उधर ताकि तोड़ सकूँ, और ये समझ कर खन्ना सर पॉलिटिशियन सच में है। ठीक, ये जस्ट आपकी बुकिश के लैंग्वेज के ऐसे थे। तो क्या था जीरो लाइन टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो बट हैविंग नो सिग्निफिकेंस, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। अब क्या हुआ भव्या, मुझे 3 रूल्स तो याद आ गए, इन्होंने क्वेश्चंस बड़े पूछ लिए, मुझे फोर्थ भूल गया। फोर्थ क्या किया? गुड, गुड याद है मुझे। ऐसा था, मैंने कहा ऐसा तो नहीं सिर्फ तुम लोग बोर्ड से सारे नोट करी जा रहे थे। गुड, अगर क्लियर था तो मैंने क्या लिखी टर्म ये। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, है ना, 2 और 3 5। अब पेपर में आ गया था ऐसे रिपोर्ट करो इन लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। गुड, तो 1.1 इंटू 10⁻⁴ मीन्स मेरा पढ़ाया यहाँ तक तो समझ आ गया, है ना। अभी तक ना मैंने कुछ नहीं किया था, सिर्फ न्यूमेरिकल में इंपॉर्टेंट टर्म्स को आइडेंटिफाई किया था, हाउ मेनी इंपॉर्टेंट टर्म्स आर देयर इन आवर गिवन टर्म। और पता क्या, वैसे हर साल, इतने साल हो गए पढ़ाते, मेरे साथ में रूल्स भी आते थे कि मैंने इनको यूज़ करना फॉर आवर मैथमेटिकल ऑपरेशंस। आज अभी मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं आए, तो देखो जितना भी पढ़ाया है इनके देखे क्वेश्चन कैसे आ रखे हैं आपके पेपर में, कैसे आसान आएंगे। तो ये ना हमारी 2 3 टॉपिक्स की मिलाकर असाइनमेंट है। ये भी आप सारे क्वेश्चन नहीं आप कर पाओगे, पहले 2 3 हो जाएंगे, फर्स्ट 2 3 हो जाएंगे। और पता क्या, ये मत सोचना कि मैं तुम्हें पहली क्लासेज है इसलिए दे रहा हूँ, सेकंड क्लास से बंद हो जाएंगे, थर्ड से बंद हो जाएंगे, ये पूरा साल ऐसे ही चलते हैं। जो आप पूछ रहे थे ना सर खन्ना सर क्वेश्चन कैसे आएंगे, इसके पहले 2 3 क्वेश्चन ही पढ़ते हैं। कमाक्षी पर थोड़ी देर लगेगी, ठहर जा, अभी 5 मिनट बैठ, 5 मिनट बैठ, मुझे तो कल की टेंशन थी, कल समझ आया कि नहीं। चल ठीक, और 5 मिनट बस और। अब देखो जो अभी ना आप मुझसे पूछ रहे थे खन्ना सर, ये पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको 161 दिया, 0.161 दिया और 0.0161 दिया है। पूछा हाउ मेनी फिगर्स आर देयर, सब में 3 3 आ गए, आ जाएगा फर्स्ट आंसर 3 3। अब पढ़ो सेकंड, सेकंड में इसमें भी 3 3 आ जाएंगे, 786.786। अब याद है दिया, अभी आप भी ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, इसलिए मैं आपको कहता हूँ आपको ना मेरी असाइनमेंट में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। थर्ड, अभी आपने नहीं पूछा हाउ मेनी सिग्नल फिगर्स आर देयर, तो कितने आ जाएंगे इसमें? हाँ गुड, 0.0500 है ना, आगे 3।
इसे दिया तुम बच्चे ना जो मेरे ख्याल मिल रहे थे, जो आप 11th के भी ऐसे मार्कशीट, जो 12th किया मैंने 12th के इसको भी कहा, इनका ग्रुप ना इतना बड़ा है, कुछ इनसे शायद लास्ट सीट तक स्टूडेंट्स है, पर पिन ड्रॉप साइलेंस होती है जब पढ़ा रहा हो तो। पता है क्या, क्योंकि 12th में कोई पॉलिटिक्स नहीं है यहाँ पे। 11th में तुम लोग जहाँ जाते हो तुम्हें टीचर कहेगा नहीं नहीं वो खन्ना पागल है, उसके बाद चले जा, तू वहाँ चले जा, तू वहाँ चले जा। 11th में तुम बच्चों को रास्ते बड़े दिखाते हैं, 12th में तुम बच्चे खुद ही एक्सपर्ट हो जाते हो। जैसे मेरे 12th के बाद स्टार्टिंग में बन जाते हैं, 12th की मुझे टेंशन ही नहीं रहती कैसे है। 11th का हर साल रहता है। तुम लोग धीरे धीरे अपने आप, आपका फ्रेंड सर्कल या जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके ब्रदर सिस्टर सब ऐसे आते रहते हैं। और अब देख आपके लॉजिक का क्वेश्चन आ गया। अब देख तुम लोगों ने ना मुझे यहाँ तक मूव नहीं करने दिया फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ पे एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं होगी सिग्निफिकेंट फिगर्स की। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। पर सेकंड रूल क्या किया था, जीरो लाइन टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो हैविंग नो इंपॉर्टेंस। हाँ, अगर मैं ये लिख कर बैठा हूँ 0.0161, अगर मैं ऐसे कर दूँ 1.0161, फिर हाँ, क्यों, क्योंकि फिर फर्स्ट रूल ही आ गया, जीरो लाइन इन बिटवीन। अच्छा है, देख अब तुम लोग लगे ना सोचने, मुझे यही चाहिए कि तुम लोग ना 11th में मेरे को बस सोचना शुरू कर दो कैसे क्वेश्चन है। अब देखो ये फोर्थ मैंने कराया तो नहीं, एडिशन का आ रहा है। पूछते थे ना हम लोग 10th क्लास में, आंसर पहले डेसिमल पे छोड़े, दूसरे पे छोड़े या थर्ड। नेक्स्ट लेक्चर में हमारे यही कंसेप्ट आएंगे। आज नहीं मैं करा रहा, जस्ट अगर तुम्हें से किसी को क्रेज है तो देखो पहली टर्म में डेसिमल्स कितने हैं फोर्थ क्वेश्चन में, 1 2 3 4। दूसरे में कितने हैं डेसिमल के बाद 1। थर्ड में कितने हैं डेसिमल के बाद 2। तो पता क्या, नेक्स्ट टाइम मैंने आपको रूल कराना है, वी हैव टू रिपोर्ट आंसर ऑन द बेसिस लीस्ट डेसिमल। जितने लीस्ट डेसिमल है वहां तक आंसर रिपोर्ट करना है, तभी मुझे सिर्फ एक डेसिमल तक रिपोर्ट करना है, तो 3 फिगर्स हो जाएंगे। ये नेक्स्ट क्लास में आएगा, आज नहीं। ये नेक्स्ट क्लास में आएगा, आज नहीं। टॉपिक आएगा कि क्या था, मेरे पास जो डिजिट्स है जब एडिशन करेंगे तो मुझे आंसर रिपोर्ट करना है लीस्ट डेसिमल प्लेस तक। तो पहले वाले में डेसिमल कितने हैं, 4 है। दूसरे में 1 डेसिमल तक है। तीसरे में 2 डेसिमल है। मुझे आंसर सिर्फ 1 डेसिमल तक रिपोर्ट करना है। तो हेलो, हेलो, हाँ जी। नहीं मैम, अभी क्लास में अब 5 मिनट और लगेंगे, 5 10 मिनट है। ठीक ठीक। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो अब देखो, जो सिर्फ तुम्हारा 10th क्लास का कंसेप्ट था, पूछते थे ना टीचर से जब एडिशन करे, पहले डेसिमल पे छोड़े, दूसरे पे या तीसरे पे। अगर हमें नेक्स्ट टाइम लॉजिक्स क्लियर होंगे तो मुझे ना यहाँ पे आंसर पहले डेसिमल पे छोड़ना है। अगर पहले डेसिमल पे छोड़ना है, एक टर्म तो वो आ गई, दो टर्म देखो सबकी स्टार्टिंग में नहीं है, 29 3 और 2 है ना। तो मुझे एक डेसिमल तो छोड़ना है, अगर छोड़ूँ तो यहाँ पे दो टर्म्स तो घूमेंगी, दो टर्म ये और एक ये, आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आ जाएगा। ये हमारा एप्लीकेशन आएगा नेक्स्ट लेक्चर में, आज नहीं। आज नहीं, क्योंकि ये देख यहाँ पे क्या, मेरे पास टर्म्स को ऐड करना है 29.4406। नेक्स्ट टर्म कौन सी है, 3.2। नेक्स्ट टर्म कौन सी है यहाँ पर, 2.25। इसके आफ्टर डेसिमल कितने हैं, 4। इसके डेसिमल के बाद 1 है, इसके डेसिमल के बाद क्या है, 2। तभी मुझे एक डेसिमल तक तो आंसर रिपोर्ट करना है। इनको रफली भी ऐड करो, 29 3 और 2 को कितने फिगर्स हो जाएंगे, 2 फिगर्स। 2 फिगर इधर आएंगे और 1 फिगर इधर है, तो टोटल टर्म्स कितनी आ गई, 3 आ गई। कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसको चल छोटा कर लेते हैं, टर्म को छोटा क्या कर दिया, 4.11 कर दिया। एक मैंने कर दी 44.1 कर दिया। एक मैंने यहाँ पे सपोज कर दिया 12.1234। अब देख, जब मैंने आपको ना आंसर को ऐड करके नहीं पूछा, मैंने पूछा हाउ मेनी सिग्निफिकेंट्स आर टू बी रिपोर्टेड इन आवर आंसर, कि मैंने आंसर में कितने सिग्निफिकेंट रिपोर्ट करने हैं। तो देखो इसके डेसिमल के बाद 2 है, इसका डेसिमल के बाद 1 है, इसके डेसिमल के बाद क्या 4 है। तो भी मुझे आंसर 1 डेसिमल तक तो रिपोर्ट करना है, कर दिया। अब इनको ऐड करो, 40 और 10 50, और इनको भी ऐड कर दूँ, 60 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो चलो सपोज मैंने यहाँ पे 91 लिख दिया, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 3।
मुझे हर बार लीस्ट डेसिमल तक आंसर को रिपोर्ट करना है। तो फिर सिर्फ 2 फिगर्स रह गए। तब मैं क्या एक एमसीक्यू आगे ऐसा ही डाला है, तब मैं आंसर देखूंगा कौन सा होल नंबर में, क्योंकि उससे छोटा कोई और होगा ही नहीं। तो हमें ना ऐसे वो करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर। तुम लोगों ने आज इतने डाउट्स पूछ लिए ना आज, इसलिए मैंने रूल्स पर गया नहीं। आज मैंने आपको सिर्फ सिग्नल फिगर्स के कंसेप्ट क्लियर किए। नेक्स्ट टाइम इनको अप्लाई करेंगे फॉर आवर कैलकुलेशन। और नेक्स्ट टाइम पता क्या करना है, एक तेजस्वी का ये असाइनमेंट सारे जरूर ले आना, क्योंकि इसी को डिस्कस करेंगे आगे। अब ये बताओ, आज सिर्फ मेरे पास सिग्नल टर्म्स को आइडेंटिफाई करना क्लियर हुआ। आगे कैलकुलेशंस का नहीं मैं पूछ रहा कुछ भी, सिर्फ कितने सिग्नल फिगर्स है वो तो क्लियर हुए कहाँ पे है। और किसी के दिमाग में आप डर लग रहा है फिर पूछते हुए, कोई और तो नहीं घूम रहा नंबर 0 कहाँ कहाँ घूमेगा? कोई और घूमेगा ही नहीं, क्योंकि हर बार ऐसे या तो बीच में या लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, डेसिमल के लेफ्ट और राइट इधर ही घूमेंगे बस, और कहीं नहीं जाते। कुछ लेक्चर समझ आया? इसलिए ना पहला लेक्चर थोड़ा सा तुम बच्चों को बोरिंग पता क्यों लगता है, पूछो कमाक्षी को भी। जब मैंने फर्स्ट लेक्चर कराया था, फर्स्ट लेक्चर में हमारा ना चैप्टर ब्रीफ अप आ जाता है, किस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। इससे थोड़ा सा आप बच्चों को बोरिंग लगता है, पर बाद में अब इंटरेस्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे ये सारे अर्नव, अब तुम लोग भी ना मेरे पे फायरिंग शुरू कर दो धीरे धीरे। अभी तो तेजस्वी का धीरे धीरे पूछ रही थी ना, अब अगली क्लास है खन्ना सर बताओ ये क्या है, ठीक है? क्लियर हुआ कि नहीं? जाते समय मैं जो इससे भी पूछता था कमाक्षी के ग्रुप से, कोई गालियां दे तो नहीं जाएगा क्या पढ़ाया आज इसने? हो गया क्लियर? चलो नेक्स्ट क्लास से करेंगे। और फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है, घर पे जाके पढ़ोगे अगर, तो मुझसे जब मर्जी रिंग करके पूछ लो, चाहे कोई मनाही नहीं। ठीक, चलो आज दिन कौन सा था? अब फ्राइडे को अपनी क्लास इसी टाइम 3:30 पे। ठीक, चलो। और तब तक अगर कोई और दोस्त है उसे भी ले आओ पकड़ के, ठीक है? घर में मिलवा देना मुझसे उनको।